हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज होने वाली आपकी ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन की यूनिट नंबर 4 की आज आपकी लास्ट महामैराथन क्लास बची है। देखिए, जो आपकी ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन थी उसको मैंने अलग अलग यूनिट के माध्यम से लगभग पूरा कंप्लीट करा दिया है। इससे पहले मैंने 3 मैराथन क्लास डाली हुई है, महामैराथन क्लास डाली हुई है, जिसमें मैंने 3 अलग अलग यूनिट के अंदर आपके मोस्टली चैप्टर कंप्लीट करा दिए। जो आज की यूनिट 4 होने वाली है, इसमें आज आपकी ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, यानी आज आपकी ईवीएस खत्म हो जाएगी। देखिए, ईवीएस का इतना मटेरियल इन महामैराथन क्लास में मैंने आपको दिया है, अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है सभी महामैराथन क्लास में आपके हो गए। जितने भी इधर उधर के कुछ और जीके टाइप क्वेश्चन है वो आपके सारे महामैराथन क्लास में हो गए। जो आपके सिलेबस में चीजें गिवन है वो सारी आपकी महामैराथन क्लास में हो गई। तो देखिए, आपकी पूरी की पूरी मैंने महामैराथन क्लास के माध्यम से इसको कंप्लीट करा दिया, क्योंकि एक महामैराथन क्लास से ये पॉसिबल नहीं था कि आपकी ईवीएस को कंप्लीट कराया जा सके, इसलिए अलग अलग मैराथन क्लास मैंने इसकी ली थी। अगर आपको बाकी की 3 मैराथन क्लास चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको बाकी की तीनों की मैराथन क्लास मिल जाएगी, वरना यूट्यूब पर सर्च मारना ईवीएस महामैराथन क्लास और साथ में मेरा नाम लिख दिया करो सचिन, आपको मिल जाएगी सारी की सारी यूनिट जो आपकी ईवीएस की है। ईवीएस के अलावा देखो, मैंने आपकी सीडीपी पूरी कंप्लीट कर दी। जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उसकी भी मैंने 4 अलग अलग यूनिट आप लोगों के लिए ली है। अगर पेपर से पहले आपने सीडीपी की खाली वो 4 यूनिट भी पढ़ ली ना, पूरी सीडीपी कवर है उसमें आपकी, उसके अलावा आपको कुछ चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस लास्ट के दिन में उन सीडीपी की 4 मैराथन क्लास को कर लेना, उससे बाहर आपकी सीडीपी नहीं जाएगी। इसी तरीके से आपको ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन की भी ये चारों यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है, और आज की यूनिट भी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की यूनिट में बच गए थे आपके विटामिन, आपकी आज की यूनिट में बच गई थी बीमारियां, आज की यूनिट में बच गए थे आपके महत्वपूर्ण शोध संस्थान, मंदिर बच गए थे, यूपी से संबंधित जानकारियां रह गई थी, और जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। तो जितने भी चैप्टर बच गए थे वो आज की महामैराथन क्लास के माध्यम से मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। तो देखिए, ईवीएस आज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। सीडीपी को मैं पहले कंप्लीट करा चुका हूं 4 यूनिट के माध्यम से। उसके अलावा एक मैराथन क्लास मैंने पूरी हिंदी की रखी हुई है। देखो, हिंदी में पूरी एक मैराथन क्लास से पूरी खत्म करा दी थी मैंने हिंदी की, ठीक है। तो 3 मैराथन क्लास के माध्यम से आपके 3 सब्जेक्ट मैंने करा दिए। यूट्यूब पर सर्च मार के साथ में मेरा नाम लिखकर आप लोग इनको देख लेना। बाकी सोशल साइंस की मैराथन क्लास आपको सीपी स्टडी पॉइंट पर फरमान सर से बोल के मैंने डलवा दी है। 1 यूनिट बची है उसकी, वो यूनिट जल्दी वो डाल देंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के दिनों में जितनी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए कराई है और जितनी मेहनत आप लोगों ने करी है, तो पेपर तो आपका पास होने से रहा। पास की जगह आपका जो टारगेट रहेगा ना, देख लेना 120 प्लस आप लोग लेकर आओगे। कोई बच्चा पास के चक्कर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने वाले बच्चे मैं बहुत टाइम बाद देख रहा हूं जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं इतनी मेहनत से और लगन से। तो 120 का तो छोड़ दो, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है 140 प्लस भी बच्चा स्कोर कर सकता है। अब इसमें ये मत सोचना सर 140 प्लस वाला फेक ही होगा, क्योंकि एक पता चल जाता है टीचर को फीडबैक जिस तरीके के आपके आंसर आते हैं, ठीक है। तो जितनी मेहनत आप लोगों के लिए करी है मैंने, अलग अलग मेरा मैराथन क्लास के माध्यम से आपको वीडियो दी है, और जितना ही आपने पढ़ाई की है मुझे नहीं लगता आप पेपर को छोड़ोगे। इस अच्छी तरीके से आप लोग चबा कर आओगे अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग डरिए मत, पैनिक मत होइए, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाइए, मोटिवेट रहिए। आपका एग्जाम पास नहीं होगा, आप लोग उड़ा कर आओगे, इतना मुझे आप लोगों से जरूर उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की महामैराथन क्लास को स्टार्ट। उसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे नए आए हैं। और कल आपको 8 बजे, ठीक 8 बजे मैं आपको कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा, जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। लास्ट के टाइम पे इन सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लेना। कल ठीक 8 बजे आएगी, इसमें मैं सीडीपी के भी लूंगा, ईवीएस भी लूंगा, मैथ्स भी लूंगा, हिंदी भी लूंगा, ठीक है। तो इन सिलेक्टेड क्वेश्चन को जरूर देखना, बड़ी मेहनत से मैंने ये बनाई है, और पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग और अपने एक्सपीरियंस के अनुभव पर आधारित क्वेश्चन आंसर है। तो कल ठीक 8 बजे आप लोग लाइव आ जाना, उसमें आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जिनमें से मैक्सिमम चांस है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, जो कल 8 बजे मैं आपको दूंगा, ठीक। चलिए अब करते हैं महामैराथन क्लास को स्टार्ट। उसके अलावा आप लोग भी आज आंसर देने की कोशिश करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके फर्स्ट क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज की वीडियो के अंदर आपको साइंस थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने 3 यूनिट आप लोगों के लिए ली थी उसमें साइंस नहीं कराई थी कुछ भी। सोचा चौथी यूनिट में उसको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ईवीएस में आपकी पूछी जाती है साइंस भी। देखिए, अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड है, कोलरा है, जुकाम है, या फिर मलेरिया है? बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका, ठीक। हाँ जी, कल 8 बजे आएगी, कल ठीक 8 बजे 8 PM पर आएगी।
संभावित क्वेश्चन की सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज आएगी और बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देख लेना वहीं से मिलेंगे, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है कल 8 बजे आप लोगों के लिए लाइव क्लास। ठीक, देखिए अगर मैं बात करूं, पहले सिंपल से एक बात देखिए, बात हो रही है यहां पर वायरस से जो इन्फेक्शन, जो वायरस इन्फेक्शन है उससे कौन कौन से रोग होते हैं। इन्फेक्शन मतलब संक्रमण, आपको पता ही संक्रमण क्या होता है भाई, ऐसे रोग जो एक स्थान से एक जीव से दूसरे में फैलते हैं। ठीक है, जो एक से क्या फैलते हैं, किसी दूसरे में फैलते हैं, वो होते हैं आपके संक्रमण रोग। अब जो इसमें वायरस से जो फैलते हैं, जो वायरस संक्रमण से फैलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं। वायरस से संक्रमण होने वालों में इसमें पूछा है, रोग पूछा है इसमें, तो रोग की अगर बात करें तो आपका जुकाम हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका एक दूसरे से फैलता है। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण रोग आपको बताता हूं जो आपके लिए लिखना जरूरी है और जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब इनको ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, जो जो वायरस से संक्रमित रोग है। अगर बात करें पहले चिकन पॉक्स की, तो चिकन पॉक्स आपका वायरस से संक्रमित रोग है। ठीक, उसके अलावा चिकन पॉक्स के अलावा अगर बात करें खसरा, जिसको मीजल्स बोला जाता है, ये भी आपका वायरस से संक्रमित रोग होता है। ठीक है, रूबोला वायरस की वजह से होता है, इसको आप लिख सकते हो, रूबोला वायरस की वजह से ये होता है। उसके अलावा पोलियो, ठीक है, उसके अलावा पोलियो आपका हो गया। उसके अलावा अगर बात कर रेबीज, तो रेबीज भी आपका वायरस से संक्रमित होता है। ठीक है, रेबीज किससे होता है, जो संक्रमित जो कुत्ता होता है उसके काटने से रेबीज होता है। ठीक है, तो रेबीज में हमारा कौन सा अंग, बॉडी पार्ट प्रभावित होता है, एग्जाम में पूछा गया, तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम हमारा प्रभावित होता है। ठीक है, रेबीज की अगर बात करें तो डेंगू हो गया, तो डेंगू भी आपका संक्रमित रोग है। ठीक है, डेंगू वायरस से होता है, जो एंडीज मच्छर होता है, इसका भी नाम आप लोग लिख लेना, डेंगू से होता है। ठीक, उसके अलावा एड्स हो गया, एड्स हो गया। ठीक है, ये भी संक्रमित रोग है। ठीक, एड्स हो गया आपका किसकी वजह से होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आपका होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर एड्स की बात करी जाए, देखिए एड्स की बात आ गई तो इसको देखो, 1 दिसंबर आने वाला है, क्या मनाया जाता है उसमें, एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स को पूरा कंप्लीट कराता हूं। ठीक है, एड्स कैसे होता है, जो संक्रमित जैसे खून होता है किसी का, वो आपस में एक दूसरे में फैल जाता है, या फिर जो असुरक्षित जैसे यौन संबंध हो जाते हैं उनसे फैल जाता है। ठीक है, एड्स के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण टेस्ट होता है जिसका नाम है एलिसा टेस्ट। बहुत बार पूछा गया, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, भाई एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट किया जाता है HIV एड्स के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब जो बॉडी में हमारी जो एंटीबॉडीज रहती है उसके टेस्ट के लिए किया जाता है। बेसिकली एड्स तो कोई बीमारी नहीं है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसको कमजोर कर देता है। ठीक, उसके अलावा हेपेटाइटिस हो गया आपका। ठीक है, उसके अलावा आपका हेपेटाइटिस हो गया। तो देखिए फ्रेंड, जितने भी आपके वायरस से संक्रमित रोग थे सभी के सभी मैंने लिख दिए, और मोस्टली आपका इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चीजें मैंने आपको बताई है। तो वायरस से संक्रमित होने वाले सभी मैंने लिख दिए, इनके ऊपर नजर डाल लेना, एक एक करके आपके सभी मैंने कंप्लीट करा दिए। और वायरस के अलावा आपके जीवाणु से भी आएंगे, वो आगे क्वेश्चन मैं आपको मैं करवा दूंगा। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों यानी हेल्दी बोन्स, स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है, बताइए। पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन सी, और विटामिन डी और कैल्शियम, बताइए। ये तो सही आंसर आपका, और आसान आंसर है। चंद्र कुमार सर, बिहार की धरती से आपको प्रणाम है, थैंक यू जी चंद्र कुमार जी। जी सर, नोट्स आपका बहुत अच्छा है, ठीक है जी। प्रिया कुमारी, देखिए अब देखिए, अगर मैं बात करूं, इसमें सीधा सा बात आ रहा है, हेल्दी बोन्स के लिए, स्वस्थ हड्डियों के लिए क्या जरूरी होता है। देखो हड्डियों की बात आ गई तो आपको विटामिन डी रहेगा, तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, भाई कैल्शियम चाहिए और विटामिन डी चाहिए होता है। ठीक, अगर विटामिन डी की मैं बात करूं, देखिए अब चीज आपको कुछ लिखवाता हूं। अगर विटामिन डी की बात करूं तो विटामिन डी के सोर्स क्या होते हैं, किस किस में विटामिन डी मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है सूरज की रोशनी में विटामिन डी। ठीक, उसके अलावा दूध में मिलता है, या दूध से बने हुए प्रोडक्ट में मिलता है, अंडे में विटामिन डी मिलता है। ठीक, अगर बात करें विटामिन डी के रासायनिक नाम की, बताओ इसके केमिकल नेम क्या है विटामिन डी का नाम जी। इसके अगर केमिकल की नाम क्या बोल रहा हूं मैं भी, इसके केमिकल के नाम की बात करें तो आपका हो जाएगा कैल्सीफेरोल था, कैल्सीफेरोल इसका जो केमिकल नाम है विटामिन डी का, कैल्सीफेरोल था। ठीक, आंसर आपका ये हो गया। उसके अलावा अब एक एक करके बाकी के ऊपर बात करते हैं। विटामिन के को उठा लेता हूं। अब देखिए, अगर विटामिन के की बात करें तो पहले तो इसका रासायनिक नाम लिख लो आप लोग, इसका रासायनिक नाम लिख लो। इसका रासायनिक नाम होता है आपका फिल्विकोनान। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन के का होता है। अगर इसके सोर्स की बात करी जाए तो भाई हरी सब्जियां, टमाटर ले लो, दूध ले लो, इसमें होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या दिक्कत आती है, तो इससे रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, रक्त का थक्का
ठीक, तो विटामिन की कमी से होने वाला हो गया। तो हमारी जो आपने देखा होगा जो आंत है, तो आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, वो कौन सा होता है, कोलोन नाम का, उसका नाम है कोलोन। ठीक है, ये हमारी आंत में पाया जाता है, कोलोन नाम का जो एक बैक्टीरिया होता है, इसको भी आप लोग लिख लेना। ठीक, विटामिन के कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब बात करते हैं विटामिन ए की, सभी के ऊपर डिटेल में एक एक करके बात करेंगे। विटामिन ए के अगर रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूं तो इसका रासायनिक नाम होता है आपका टोकोफेरोल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका टोकोफेरोल, इसका रासायनिक नाम होता है। अगर विटामिन ए की कमी किसी के अंदर देखने को मिलेगी तो मैक्सिमम चांस रहते हैं, नपुंसकता के चांस रहते हैं विटामिन ए की कमी के अंदर। ठीक, विटामिन ए हो गया। उसके बाद अब बात करता हूं विटामिन सी की। अब देखो विटामिन सी के बारे में बात करते हैं, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है आपका एस्कोर्बिक एसिड या एस्कोर्बिक अम्ल जिसको कहा जाता है। ठीक है, एस्कोर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतुंदी बेरी बेरी, स्कर्वी। ठीक है, इसकी कमी से रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगर इसके सोर्स की बात करी जाए तो विटामिन सी के सोर्स रहते हैं मोस्टली जो खट्टे फल होते हैं, वो इसके विटामिन सी के इसके सोर्स होते हैं। विटामिन सी आपका कंप्लीट हो गया। अगर क्वेश्चन देखे चारों के चारों मैंने आपसे क्वेश्चन करा दिए, उसके अलावा क्वेश्चन पूछ ले भाई विटामिन का जो आविष्कार किसने किया था, तो उसमें नाम याद रख लेना आप लोग, फंक साहब का नाम आप लोग याद रख लेना। ठीक, उसके अलावा बात विटामिन की हो रही है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई जो जल में घुलनशील विटामिन है उनके क्या क्या नाम है। तो जल में दो तरीके के विटामिन घुल जाते हैं, जिसका नाम है विटामिन बी और विटामिन सी। उसके अलावा जितने भी विटामिन और बचते हैं वो सारे के सारे आपके वसा में घुल जाते हैं, विटामिन ए डी ई के, ये आपके वसा में घुलने वाले विटामिन है। ठीक है, देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम इसका भी लिख लो, इसका रासायनिक बोलो मैं, रासायनिक नाम होता है इसका रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है आपका थायमिन। देखिए जितने भी विटामिन थे इनके मैंने रासायनिक नाम सभी आपको बता दिए, इनके रासायनिक नाम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अभी कंप्लीट हुआ, इसको विटामिन को पूरा कंप्लीट कराता हूं। देखिए क्वेश्चन आता है आपका विटामिन बी से जुड़ा हुआ। विटामिन बी, विटामिन डी के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं जो मेन है वो आपको लिखवा देता हूं। अगर बात करूं विटामिन बी ए की बात करूं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका थायमिन, इसको कहते हैं। ठीक, अगर बात करूं विटामिन बी टू की बात करूं तो इसको कहते हैं आपको रिबोफ्लोकिन, रिबोफ्लोबिन, इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगर बात करें, यहां जगह बच रही है, अगर बात करूं विटामिन बी सिक्स की, इसका क्या नाम होता है बताओ, इसका नाम होता है आपका पेरिडोक्सिन, इसका नाम होता है आपका पेरिडोक्सिन, विटामिन बी सिक्स का नाम। अब इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो होता है, उसका नाम आपका विटामिन बी 12, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 12 की अगर मैं बात करूं, इसका रासायनिक नाम आप लोग बताओ, बड़ा लंबा सा नाम है, बताओ। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कोबाल्ट होता है किस विटामिन में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है विटामिन बी 12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, हाँ जी, कोबालमीन भी इसको कहा जाता है, कोबालमीन भी कह देते हैं। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करूं तो रासायनिक नाम होता है इसका साइनोकोबालमीन। ठीक है, साइबोकोबालमीन इसका रासायनिक नाम होता है। तो फ्रेंड्स देखिए जितनी भी विटामिन से जरूरी चीजें थी वो सभी इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको कंप्लीट करा दी। आई होप आपके समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सब चीज आपके सुपर टेट में काम आएगी। ठीक है, आप लोग पूछ रहे हो ना सुपर टेट की, ये सब काम आएगी। देखिए अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय या फिर लीवर। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा। हाँ जी, कल मिलेगा आपको बड़ा महत्वपूर्ण 8 बजे जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उनकी लाइव क्लास में आपको दूंगा, तो कल आप लोग 8 बजे आ जाना। ठीक है, देखिए अगर बात करें मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि की तो कौन सी होती है, तो वो होती है भाई आपकी लीवर होती है। कौन सी होती है, लीवर होती है। ठीक, अब देखो लीवर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट और देखिए आप लोग, जैसे विटामिन ए जो होता है, अभी मैंने आपको बताया विटामिन जो ए होता है, तो विटामिन ए आपका लीवर में होता है। उसके अलावा मान लीजिए अगर किसी आदमी को जहर दे दिया, मान लीजिए किसी आदमी को जहर दे दिया और जहर देकर उसको मार दिया। ठीक, अब मार दिया तो उसकी मौत का कारण पता लगाना है, भाई वो किस वजह से मरा है, उसकी मौत का कारण पता लगाना है। तो किसकी जांच करते हैं, तो लीवर की जांच करी जाती है। ये क्वेश्चन भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण था। उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी को पीलिया हो गया, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, अगर किसी को पीलिया हो गया तो हमारा कौन सा बॉडी जो पार्ट होता है वो प्रभावित होता है, तो वो होता है हमारा लीवर, यकृत हमारा प्रभावित होता है। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए, तो आंसर इसका 4th आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक,
देखिए इसमें आपको दिख रही है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। क्वेश्चन बहुत बार आपका आया हुआ है, इनफैक्ट आपके सीडीपी में पूछा गया है भाई किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और इससे पहले जो मैराथन हुई थी उसमें मैंने जो इससे निकलने वाले जो हार्मोन होते थे, इससे निकलने वाले जो हार्मोन होते थे वो सभी मैंने आपको बता दिए थे, एचटीएच, टीएसएच और आपका एफएसएच, एडीएच सभी बता दिए थे। ठीक है, ये मटर जैसी दिखती है आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक, ये आपका हो गया। अगर बात करें आपके अग्नाशय की बात करें, ठीक है, अग्नाशय क्या होता है, जो भोजन को पचाने वाली ग्रंथि होती है। किसको? भोजन को पचाने वाली जो ग्रंथि होती है, जो पेनक्रियाज होती है। ठीक, इसको समझ गए आप लोग। अगर बात करें आपकी अधिवृक्क ग्रंथि की बात करें, देखो ये वाला ग्लैंड कौन सा होता है, ये ग्लैंड होता है जब तनाव होता है। ठीक है, जब तनाव होता है, जैसा आप लोगों को भी तनाव है, सर पेपर पास होगा या नहीं होगा, टाइम नजदीक आ गया, तैयारी पूरी नहीं हुई, तो जब तनाव होता है तो क्या निकलते हैं हमारी बॉडी से? हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। बताओ क्या नाम है उनका? ठीक, तो ये आपकी अधिवृक्क ग्रंथि उसमें काम आती है। हमारे गुर्दे के ऊपर होती है वाली, गुर्दे के ऊपर होती है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक, इसको समझिए आप लोग। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि कौन सी बीमारी दूषित जल, ठीक है, यानी गंदे जल के पानी से फैलती है। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन फर्स्ट एड्स, मैंने आपको बताया संक्रमित रोग है। ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध से या फिर जो दूषित जो खून होता है उससे फैलता है, तो ये तो आपका होने सरा। उसके अलावा बात करें टाइफाइड बताओ, एनीमिया बताओ और टिटनेस बताओ, इनमें से बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। जी देखिए ध्यान से देखना इसको। अब मैं बात करता हूं, क्वेश्चन को भूल जाओ, आंसर को भूल जाओ। अब मैं बात करता हूं जीवाणु वाले रोग। ठीक है, जो जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं उनके ऊपर मैं बात करता हूं। चलो इसका आंसर बताता हूं, टाइफाइड। ठीक, अब देखिए अब ध्यान से समझना, वैसे भी टाइफाइड आजकल ज्यादा चल ही रहा है। अगर टाइफाइड की बात करें तो हमारे किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है? जो टाइफाइड होता है ये हमारी आंत को प्रभावित करता है। तो पहली चीज तो आपकी टाइफाइड से संबंधित ये हो गई। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एनीमिया की, पहले इन्हीं के ऊपर नजर डाल लो। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया कमी होती है आयरन की कमी से, एनीमिया की कमी होती है। ठीक है, क्या होता है एनीमिया के अंदर? एनीमिया के अंदर खून की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? खून की कमी, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी के नाम से भी एनीमिया की कमी होती है। ठीक, अब देखिए एनीमिया अगर किसी को कमी होगी तो उसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। जिसको एनीमिया हो गया उसकी आंख हो गई, उसके नाखून हो गए, या उसकी जो स्किन हो गई वो कैसी पड़ जाती है? वो पीली पड़ जाती है। जब खून की कमी हो जाएगी तो पीली पड़ेगी। ठीक, अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में एक चीज दी हुई है कि अगर किसी के अंदर आयरन की कमी होगी तो उसको क्या देना चाहिए। तो उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, इनफैक्ट सीटेट में बहुत पूछा गया है कि उसको देना चाहिए गुड़, उसको देना चाहिए आंवला, और उसको देनी चाहिए हरे पत्तेदार सब्जियां देनी चाहिए। ठीक, ये आपके एनीमिया से संबंधित जितनी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं टिटनेस की। टिटनेस के ऊपर नजर डाल लो एक बार। टिटनेस आप सभी को पता ही है, टिटनेस कब लगाया जाता है? टिटनेस का जो टीका लगता है जब हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है, कट लग जाता है, या फिर घाव आप लोग लिख सकते हो, जब घाव हो जाता है टिटनेस का टीका लगाया जाता है। ठीक, इसको आप लोग समझ गए। उसके अलावा अगर बात करें टिटनेस की, और पॉइंट आप लोग जानिए कि टिटनेस की जो बीमारी होती है उसकी लास्ट स्टेज को कहा जाता है लोकजा। इसकी लास्ट स्टेज को कहा जाता है लोकजा। अगर किसी ने इंजेक्शन नहीं लगाया तो लास्ट स्टेज को लोकजा कहा जाता है। ठीक है, जैसा मान लीजिए किसी को टिटनेस हो गया, सही तरीके पर इंजेक्शन नहीं लिया तो जबड़ा भिंच जाता है। देसी लैंग्वेज में बात करूं तो जो उसका जबड़ा होता है ना वो भिंच जाता है टिटनेस के अंदर। ठीक, उसके अलावा और बात देख सकते हो क्या होता है, जैसा हमारे शरीर में घाव हो गया। ठीक, अच्छा देखो इसके अंदर किसकी वजह से होता है, इसका नाम हो आप लोग लिखिए, वो था आपका क्लोस्ट्रीडियम। इनका नाम लोग लिख ले लो, इसकी वजह से होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। देखिए ये क्या होता है? ये एक बैक्टीरिया होता है। ये क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। जैसा हमारे शरीर पर कोई घाव हो गया, चोट लग गई हमें, तो उसके बाद ये हमारी बॉडी में एंट्री कर जाता है वहां से। ठीक है, ये हमारी बॉडी में एंट्री कर जाता है ये वाला बैक्टीरिया। ठीक, तो इसकी वजह से जो बीमारी होती है वो खतरनाक बन जाती है। तो इसको आप लोग समझ गए टिटनेस के बारे में। तो देखिए जितनी भी चीजें थी यहां पर वो सभी मैंने आपको बता दी, आई होप आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर रहा था आपसे वायरस का, मैंने बता दिया था। जीवाणु की अगर बात करूं तो इससे होने वाले रोग कौन कौन से होंगे, उसमें होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, जिसको क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। आपका हेजा होता है। ठीक है, इनको रख लेना आप जीवाणु के अंदर। देखिए वायरस बता दिया, जीवाणु आपको बता दिया, एक आप प्रोटोजोआ और लिख लो, एक आप प्रोटोजोआ लिख लो, इसको पूरा कंप्लीट करो। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया एक तरह से चैप्टर। इसमें हो जाएगा आपका मलेरिया, और इसमें हो जाएगा आपका, हाँ जी, इसमें हो जाएगा आपका पीएस। ठीक, एक तो राइटिंग का ही नाश हो गया। ठीक,
हाँ जी, तो ये आपके प्रोटोजोआ से संबंधित है। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भारत में जो थारू जनजाति है वो कहां पर निवास करती है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में, या फिर झारखंड के अंदर? बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए अभी इस वीडियो के एंड में यूपी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जीके हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको अभी देने वाला हूं लास्ट में, लेकिन शुरुआत में वो चीजें बता रहा हूं जो यूपी टेट के साथ साथ आपके सी टेट में भी पूछी जाती है। ठीक, देखिए अगर थारू जनजाति की बात करूं तो कहां पर देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में देखने को मिलती है। वैसे तो और भी जगह देखने को मिलती है, नेपाल में भी देखने को मिलती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में देखने को मिलती है। अभी आगे यूपी के बारे में जब आपको सारी जानकारी दूंगा ना तो इस जनजाति के बारे में और उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनजाति है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा और भी जनजाति होती है, महत्वपूर्ण जनजाति, उनके ऊपर एक बार आप नजर डाल लो, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, देखिए अगर मैं बात करूं आपकी पनियाल, अगर मैं बात करूं आपकी पनियाल और इरूला जनजाति की तो ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके केरल में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं सबसे महत्वपूर्ण जनजाति, महत्वपूर्ण मतलब जो एग्जाम में पूछी जाती है, जो गोंड जनजाति है, कौन सी? गोंड जनजाति है, ये कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं गोंड जनजाति। ठीक, अगर बात करें आपकी गोंड के अलावा बात करें संथाल की, अगर बात करें आपकी संथाल की, ठीक है, तो संथाल कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी झारखंड के अंदर संथाल पाई जाती है। ठीक, उसके अलावा अगर बात करें गारो की तो ये गारो पाई जाती है आपकी मेघालय के अंदर। ये वाली जनजाति देखने को मिलती है मेघालय के अंदर। ठीक, मेघालय आ गया तो मणिपुर को ले लेते हैं। अगर बात करें कुकी की, ठीक है, तो ये आपकी पाई जाती है मणिपुर के अंदर पाई जाती है कुकी जो जनजाति होती है। उसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण होती है जिसका नाम है आपका भील। ठीक है, भील के अलावा मीणा भी होती है, सहारिया भी होती है, इनको तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन भील कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये पाई जाती है आपके राजस्थान के अंदर, भील जनजाति पाई जाती है। उसके अलावा एक और आप लोग लिख लो, लेपचा और भूटिया, लेपचा और भूटिया। ठीक है, बाईचंग भूटिया के नाम से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके सिक्किम में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए जितनी महत्वपूर्ण जनजातियां थी सभी मैंने आपको बता दी जो हमारे इंडिया के अंदर पाई जाती है, और उत्तर प्रदेश की जो जो महत्वपूर्ण रहेगी आगे वीडियो में मैं आपको वो कवर करा दूंगा। ठीक, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सर 3000 से ऊपर लोग ऑनलाइन है और लाइक करने में भी दिक्कत हो रही है इनको। कृष्णा यादव बोल रहे हैं भाई लाइक कर दे करो आप लोग अपने आप ही, मैं कहता नहीं हूं तो इसका मतलब आप लोग करते ही नहीं हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नींबू के रस में जो पीएच मान होता है उसका अनुमान कितना होता है? ठीक है, पीएच स्केल होता है जिस पर इनको बताया जाता है भाई इसका मान कितना होता है। देखिए अगर मैं बात करूं पीएच मान की, आप लोग मैं पहले मैं लिख देता हूं। ठीक है, एक तो होता है आपका 7 से कम, इधर लिखता हूं 7 से कम, और ये होता है आपका 7 से ज्यादा। ठीक है, तो 7 से ज्यादा वाले को कहा जाता है आपका बेस, अगर इंग्लिश की बात करी जाए तो वो कहा जाता है आपका क्षारीय, सॉरी हिंदी में तो क्षारीय कहा जाता है। अगर 7 से कम है तो उसको कहा जाएगा आपका एसिड, यानी कि उसको कहा जाता है आपका अम्ल जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। और जिसका 7 होता है उसको कहा जाता है न्यूट्रल, यानी कि इसको कहा जाता है उदासीन, इसको कहा जाता है। ठीक, अब देखिए बहुत सारी चीजें होती है जिनका एग्जामिनर पूछ लेता है, जैसे पूछ ले भाई नींबू का पीएच मान कितना है, नींबू के रस का पीएच मान कितना है। तो अगर नींबू के पीएच मान की बात करूं तो 2.4 होता है, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। तो बेसिकली 7 से कम हो गया, तो 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, एसिड हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 7 से कम, आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। देखिए उसके अलावा बाकी के ऊपर भी आप लोग एक बार नजर डालिए, एक एक करके आपको बता देता हूं। इसको मैं हटा दूं, यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया हो तो देखिए बाकी के पीएच मान आपको बता देता हूं, इनके ऊपर आप लोग नजर डालिए। अगर बात करूं मैं जल की और अगर बात करूं मैं नमक की तो इनका पीएच मान होता है 7, यानी ये दोनों क्या हो गए? उदासीन हो गए, न्यूट्रल हो गए। ठीक, उसके अलावा 7 के अलावा अगर मैं बात करूं ब्लड की, खून की, ये बहुत बार एग्जाम में हुआ है, जैसे खून हो गया या जो आंसू हो गया, तो इनका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो 7 से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर मैं बात करूं लार की, सलाइवा की अगर बात करूं, लार के अलावा दूध भी आप लोग लिख लो, इनका दोनों का सेम ही होता है, 6.4 इनका होता है। ठीक, अगर मैं बात करूं चाय की या बात करें मूत्र की तो इसका कितना होता है? इसका होता है आपका 5.5 होता है। नींबू का आपका मैंने बता ही दिया था कितना होता है। नींबू के अलावा याद आया सिरका, तो सिरका का भी आपका कितना होता है? 2.2 होता है, नींबू के करीबी होता है। ठीक, उसके अलावा अगर मैं बात करूं अम्लीय वर्षा का कितना होता है? जो एसिड रेन होती है, जो ताजमहल का रंग पीला होता है, किसकी वजह से होता है? एसिड रेन की वजह से होता है। तो इसका कितना रहता है? इसका 5 के करीब रहता है, मतलब 5 से कम ही रहता है, तो 5 के करीब ही रहता है, इतना आप लोग देख लेना। ये तो अम्लीय वर्षा का हो गया। शुद्ध जल का कितना होता है?
ठीक है। तो शुद्ध जल का होता है आपका लगभग होता है 5.5 से 7 भी देखा जाता है, तो 5.5 से 5.7 आप लोग मान सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए जितनी भी चीजें थी उन सभी के पीएच मान मैंने आपको बता दिया। अब एग्जामिनर कोई भी आपसे पूछेगा आप लोग उसका इजीली आंसर दे पाओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर आपके आशीर्वाद से मेरी सेकंड पोजीशन आई है मेरे कोचिंग के अंदर, कनिका गोयल। वेरी गुड भाई। और इस बार कोशिश ये रहेगी यूपी टेट के अंदर या आपका कोई भी पेपर रहे तो सेकंड फर्स्ट जो भी हो वो अपनी स्टूडेंट ही रहे, ठीक है। आपको इस बार देखो पास के लिए मत पढ़ो बिल्कुल भी, ठीक, क्योंकि यूपी टेट पास करके या सी टेट पास करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा, रियलिटी आपको बता रहा हूं। इनको पास करने के बाद, अच्छे नंबर से पास करने के बाद जब आगे वैकेंसी निकलेगी, जब आगे जॉब निकलेगी ना, तब वहां पर जब आप लोग ऊंचा स्कोर करोगे और उसके बाद आपको सिलेक्शन मिलेगा, उससे आपका फ्यूचर बढ़िया बनेगा, ठीक है। तो यूपी टेट और सी टेट जस्ट एक आपका एक स्टेप है, एक सीढ़ी है जो आपको जॉब के लिए आपके ये मान लीजिए आपको प्रिपरेशन कराएंगे या उसमें पेपर में आपको बैठाएंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको सीमित नहीं होना, इनके अंदर आपको अच्छा नंबर लेकर आना है। तो प्लीज पास के लिए मत पढ़िए कुछ भी चीज, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम बताइए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोटीन होते हैं, आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं या फिर फफूंदी होते हैं। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा जी। एंजाइम बताइए क्या होता है। देखिए एंजाइम आपके होते हैं प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। वीडियो रुकी नहीं है, चल रही है वीडियो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ह्यूमन ब्लड इज रेड, कि जो मानव रक्त का जो रंग लाल होता है किसकी वजह से होता है। देखो शुरुआत में मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी, ठीक है। जब मैं आपको एनीमिया बताया था कि खून की कमी से होता है या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, तो बेसिकली जो हमारे खून का रंग जो लाल होता है ना, हमारे खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग लाल होता है, ठीक है। सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए जितने आपको सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष आपसे पूछ लिया, ठीक है। आपको पूछ लिया मायोपिया पूछ लिया। अब देखिए दो तरीके का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक तो निकट दृष्टि दोष हो गया, एक हो गया आपका दीर्घ दृष्टि दोष, एक हो गया आपका दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक। अब देखिए जो निकट दृष्टि दोष मान लीजिए अगर किसी को हो गया, तो निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है, उसको पास का तो साफ दिखता है, जो पास की चीजें होती है वो तो उसको साफ दिखती है, लेकिन दूर की चीजें उसको क्या दिखती है, धुंधली दिखती है। दूर की चीजें उसको धुंधली दिखती है। लेकिन अगर बात करें दीर्घ दृष्टि दोष की, तो ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये अपोजिट हो जाएगा, इसमें दूर की तो साफ दिखेगी उसे, दूर की उसे साफ दिखेगी, और जो नजदीक की होगी, जो पास की होगी, वो नहीं दिखेगी, वो धुंधली दिखेगी। तो ये दो तरीके के दोष होते हैं। अगर बात करें निकट दृष्टि दोष की या मायोपिया की पूछ ली, तो कौन से लेंस का यूज होता है, तो सिंपल सा आप लोग लगाना, इसके अंदर होता है आपका अवतल लेंस का, कॉनकेव लेंस का यूज होता है। अगर आपसे दीर्घ दृष्टि दोष पूछ लिया तो आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसको समझ गए आप लोग। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा एक चीज और देखो, जैसे हम लोग चीजें पढ़ते हैं, जैसे अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपने अपने मोबाइल हाथ में मोबाइल फोन लिया होगा, तो किसी चीज को बिल्कुल क्लियर देखने के लिए, स्पष्ट देखने के लिए कितनी दूरी तक हम देख सकते हैं, कितनी दूरी एवरेज बताई हुई है, अच्छी बताई हुई है, तो बताई हुई है 25 सेंटीमीटर। कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो आप लोगों का जो मोबाइल है ना, उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप लोग रख लो, तभी आपके लिए सही रहेगा, वरना दिक्कत आपको हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आप लोग कुछ मोबाइल के अंदर घुसे रहते हैं और जो पेपर रहता है जब पूरे पेपर में घुस जाते हैं, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर आपको रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कल 8 PM होगी क्लास, 8 PM जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो कल आपको 8 बजे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आज इस मैराथन को कंप्लीट कराने दीजिए अच्छे तरीके से। देखिए मिनी माता रोग एक ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या फिर ये सभी। बताइए से आंसर क्या होगा। पिछली मैराथन क्लास जो हुई थी आर्सेनिक के बारे में मैंने आपको बताया था, बताओ क्या होता है आर्सेनिक, पता चले आपको कितनी पढ़ी आपने पिछली मैराथन क्लास। देखिए मिनी माता किसके खाने से होता है, पहले तो देखिए जैसे समुद्र होता है, तो समुद्र में क्या चीज देखने को मिलती है, समुद्र में पारा धातु ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अब जब समुद्र में पारा धातु ज्यादा देखने को मिलेगी, तो वहां पर क्या होगा, जो मछली होगी, मछली के अलावा जो झींगा हो गया, ठीक है, बहुत से लोग खाते हैं ना मछली और झींगा, तो मछली और झींगा खाएगा तो क्या जाएगा, पारा जाएगा बॉडी के अंदर। तो आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ आर्सेनिक का बताओ क्या है, अभी तक आंसर नहीं दिया आप लोगों ने।
अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? बेटिंग, फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर ने। बताइए इसे आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो, लुइस पास्चर ने क्या किया था? आपके रेबीज के टीके का किया था। किसका? रेबीज के टीके का किया था। अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि रेबीज किसके काटने से फैलता है, बताओ किसके काटने से फैलता है, और वायरस होता है या आपका जीवाणु होता है, ये भी बताओ। ठीक, लेकिन अगर बात करूं मैं चेचक के टीके की, तो चेचक के टीके में क्या हो जाएगा? आपके एडवर्ड जेनर हो जाएंगे, जिन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। कब किया था इन्होंने? ये किया था 1976 के अंदर इन्होंने इस टीके का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ी माता इसको बोलते हैं, जो चेचक होता है ना, आपने देखा होगा, बड़ी माता इसको कहा जाता है। ठीक है, विषाणु से फैलता है ये भी आपका जो चेचक होती है, इसको भी आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका क्रांतियों से संबंधित। ठीक है, जैसा आपको अपने पेपर में क्रांति मचानी है ना, तो इस तरीके की क्रांति पहले भी मची हुई है, उसको देखिए। देखिए मैंने पिछली मैराथन हुई थी, तो जब मैंने आपको हरित क्रांति के बारे में बताया था, मैंने सिर्फ आपको हरित क्रांति के बारे में बताया था। हरित क्रांति के बारे में किन किन का नाम बताया था? मैंने सिर्फ आपको स्वामीनाथन का नाम बताया था, जो भारत के अंदर लाने का श्रेय जिनको जाता है, स्वामीनाथन का नाम था कि हमारे इंडिया के अंदर जो हरित क्रांति के जनक है वो स्वामीनाथन को माना जाता है, एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में वर्ल्ड में किसको बताया था? नॉर्मन बोरलॉग को बताया था। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि नॉर्मल लोग है ये। ठीक, इस तरीके से आपको सिर्फ इतनी चीजें बताई थी हरित क्रांति से संबंधित। ठीक, अब हमें पढ़नी है जो जितनी जितनी क्रांतियां हुई है उनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखना। जैसे अगर मैं बात करूं गुलाब क्रांति की, तो गुलाब क्रांति हो जाएगी आपकी मांस और जो पोल्ट्री जो संस्करण के क्षेत्र होता है वो आपकी गुलाबी क्रांति से संबंधित होता है। इसको आप लोग मांस से या पोल्ट्री से रिलेट करना। ठीक है, उसके अलावा बाकी की क्रांतियों के बारे में आप लोग एक बार देखो, यहां लिख देता हूं, एक एक करके नजर डालना। अगर बात करूं मैं पीली क्रांति की बात करूं, तो येलो रेवोल्यूशन की बात करूं, तो पीली क्रांति किसके लिए लाई गई थी? ये लाई गई थी तिलहन के उत्पादन के लिए। ठीक है, पीली क्रांति थी आपके तिलहन के उत्पादन के लिए। अगर मैं बात करूं नीली क्रांति की, नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन जो लाई गई थी वो किसके लिए लाई गई थी? वह लाई गई थी आपके जो मछली उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं श्वेत क्रांति की, व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करूं, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? आपके दूध से यानी दुग्ध उत्पादन से थी आपकी श्वेत क्रांति। ठीक है, इसमें इसको एक नाम भी दिया गया था ऑपरेशन फ्लड के नाम से। ठीक है, क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन फ्लड के नाम से। ठीक, तो श्वेत क्रांति हो गई। श्वेत क्रांति के अलावा अगर मैं बात करूं भूरी क्रांति की, अगर मैं बात करूं भूरी क्रांति की, ब्राउन रिवॉल्यूशन की बात करूं, ये किससे संबंधित है? ये आपके खाद्य संस्करण से यानी फूड प्रोसेसिंग से आपका संबंधित है। ठीक है, ये आपकी हो गई फूड प्रोसेसिंग से आपकी संबंधित है। एक आपकी गोल क्रांति। ठीक है, गोल क्रांति, इसके बारे में नहीं सुना होगा, ये आपकी आलू से संबंधित है। कौन सी? आलू के उत्पादन से। अगर बात करें आलू की, तो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा आलू होते हैं। किसके अंदर? यूपी के अंदर आपके सबसे ज्यादा आलू होते हैं। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी महत्वपूर्ण क्रांति थी सभी मैंने आपको बता दी, इनके ऊपर आप लोग नजर डाल लेना। जो भी क्रांति पूछी जाएगी आपकी इन्हीं में से पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। अच्छा बताओ, बागवानी उत्पादन से कौन सी क्रांति थी? ऐसी पूछ लिया आपसे, वरना जितनी महत्वपूर्ण है वो सभी आपको बता दी। बताओ बागवानी से संबंधित। देखो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में 2 बार मैंने देख लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लेना, 2 बार ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। आप सभी को पता है कौन सा है? आम। ठीक है, जो फलों का राजा जिसको कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम आप लोग मुझे बताओ। और वीडियो जब ये खत्म हो जाएगी महामैराथन क्लास, जितने भी आपका कंटेंट खत्म हो जाएगा, वीडियो के खत्म होने के बाद जितनी भी हमारी राष्ट्रीय चीजें हैं, ठीक है, राष्ट्रीय फल हो गया, पक्षी हो गया, वृक्ष हो गया, उनके ऊपर आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आज आपकी ईवीएस को पूरा इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जब मैराथन खत्म हो जाएगी उसके बाद आप रुके रहना, देखते रहना उनको डिटेल में। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया आपका मंदिरों से जुड़ा हुआ। देखिए मंदिरों से जुड़े हुए के अंदर पढ़ते क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं बात करूं कामाख्या मंदिर की, आप लोग गए होंगे, शायद कुछ लोग नहीं भी गए होंगे, मैं तो जा चुका हूं। ठीक है, और मैं क्यों जा पाया था? अपनी जॉब की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा सिलेक्शन हुआ था जब केंद्रीय विद्यालय के अंदर गवर्नमेंट जॉब मिली थी, तो असम में मेरी पोस्टिंग हुई थी। ठीक है, तो वहीं पर कामाख्या मंदिर है। ठीक है, तो असम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऊंचाई पर है। असम वाले लोग तो जानते भी होंगे, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट वाले। तो जो असम मंदिर है वो कहां पर है? देखो मैंने ये बता दिया अपनी जॉब बताकर, तो सीधा सा आंसर आप लोग लगा दो, कहां पर है? असम के अंदर। किसके अंदर है? कामाख्या मंदिर असम के अंदर आपका पड़ता है, आपका कामाख्या मंदिर। ठीक है, जब आप लोगों को जॉब मिल जाए, और देखो बार बार बोल रहा हूं इस बात को, जो नेक्स्ट ईयर है ना,
जो अगली साल आने वाली है 2022, उसमें आपको जॉब देखने को मिल जाएगी, केंद्रीय विद्यालय की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रिटर्न कैसे निकालना है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ना, बस जो जो पढ़ाना है, जो जो करवाऊंगा उसको कर जाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब मंदिर की बात करें तो बाकी के और मंदिरों के नाम भी आप लोग लिख लीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कामाख्या मंदिर मैंने आपको बता दिया। अगर बात करूं मैं कालीघाट मंदिर की, तो बताओ कालीघाट मंदिर आपका कहां पर पड़ता है। देखिए कालीघाट मंदिर पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल के अंदर। कालीघाट मंदिर पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं काशी विश्वनाथ की, अगर मैं बात करूं काशी विश्वनाथ का मंदिर कहां पर पड़ता है, ठीक है, तो काशी विश्वनाथ का मंदिर पड़ता है आपका वाराणसी के अंदर, काशी विश्वनाथ का मंदिर पड़ता है। अगर बात करूं लिंगराज मंदिर की, तो लिंगराज जो मंदिर है तो ये कहां पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका उड़ीसा के अंदर। ठीक है, भुवनेश्वर है उड़ीसा के अंदर, तो उसके अंदर आपका पड़ता है लिंगराज मंदिर। उसके अलावा बात करें आपके सांची स्तूप की, तो सांची स्तूप का कहां पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, एमपी लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, उसके अलावा बात करें मीनाक्षी मंदिर की, बताइए मीनाक्षी मंदिर आपका कहां पड़ता है, तो देखिए मीनाक्षी मंदिर पड़ता है आपका तमिलनाडु के अंदर, मीनाक्षी मंदिर पड़ता है। सभी मंदिर आपको बता देता हूं एक एक करके। ठीक है, अगर बात करें दिलवाड़ा मंदिर की, तो देखिए दिलवाड़ा जो मंदिर है, तो दिलवाड़ा मंदिर आपका कहां पड़ता है, माउंट आबू में पड़ता है। पिछली मैराथन क्लास में मैंने आपको जितने भी हिल स्टेशन थे सभी एक एक करके बता दिए थे, तो माउंट आबू का भी बताया था। बताओ माउंट आबू कहां पर पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा ये भी हो गया आपका, दिलवाड़ा हो गया। दिलवाड़ा की अगर बात करें महाकालेश्वर मंदिर कहां पड़ता है, महाकालेश्वर मंदिर कहां पर पड़ता है आपका, तो देखिए जो महाकालेश्वर मंदिर है वो पड़ता है आपका उज्जैन के अंदर पड़ता है। उसके अलावा सोमनाथ मंदिर, ये तो बड़ा आसान सा है, इसको तो आप लोग जरूर जानते होंगे। सोमनाथ मंदिर कहां पड़ता है, गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर पड़ता है। ठीक है, जिस पर आतंकवादियों ने हमला भी कर दिया था। अगर बात करें सूर्य मंदिर की, जितने भी मंदिर है उनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, मतलब जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, तो वो पूछा गया स्वर्ण मंदिर की। बताइए स्वर्ण मंदिर कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है कोणार्क के अंदर। ठीक है, कोणार्क के अंदर पड़ता है। कोणार्क मतलब उड़ीसा के अंदर है आपका, तो उसके अंदर आपका स्वर्ण मंदिर पड़ता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये भी हो गया। एक लिख लो आप लोग, बिड़ला मंदिर लिख लो। बताइए बिड़ला मंदिर कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका जयपुर के अंदर, बिड़ला मंदिर पड़ता है। और एक और लिख लो, सूर्य मंदिर के अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण आपका सबरीमाला मंदिर। ठीक है, तो सबरीमाला मंदिर आपका कहां पड़ता है, ये आपका केरल के अंदर पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर थे सभी मैंने आपको बता दिए, इनसे बाहर मुझे नहीं लगता कोई मंदिर आपका पूछा जाएगा। और जो यूपी के मेन मंदिर थे उनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, तो आपके मंदिर का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, देखिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पर है। एक नंबर का क्वेश्चन तो आपसे जो भी इंस्टीट्यूट जितने भी है, जो भी संस्थान है, एक नंबर का पूछा जाएगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान है एक एक करके मैं आपको बताता हूं, इनको हो सके तो नोट डाउन कर लेना, या जो भी आपका तरीका रहेगा एक बार नजर डाल लेना। ठीक है, देखिए या एक काम करना, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान आपका पड़ता है गोवा के अंदर पड़ता है, आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान पड़ता है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं बाकी के जितने भी और संस्थान हैं उनके ऊपर बात करते हैं। ये रही जगह हमारे लिखने की, अब लिखना मैं शुरू करता हूं। अगर बात करें भारतीय सर्वेक्षण संस्थान की, अगर बात करें भारतीय सर्वेक्षण संस्थान की, तो ये कहां पर पड़ता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये पड़ता है देहरादून के अंदर पड़ता है। कहां पर, देहरादून के अंदर पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं भारतीय मौसम विज्ञान की, अगर मैं बात करूं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की अगर मैं बात करूं, तो ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका नई दिल्ली के अंदर, ये वाला पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं भारतीय मौसम वेधशाला, विज्ञान की जगह अगर मैं करूं वेधशाला, तो ये कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका पुणे के अंदर पड़ता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान की बात करूं, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान की अगर मैं बात करूं, तो ये कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है लखनऊ के अंदर, ये वाला पड़ता है। ठीक है, कहां पर पड़ता है, लखनऊ के अंदर। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला की बात करूं, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला की अगर मैं बात करूं, ये कहां पर पड़ती है, ये पड़ती है आपकी जमशेदपुर के अंदर, ये पड़ती है जमशेदपुर यानी झारखंड के अंदर, ये वाली पड़ती है आपकी। ठीक है, यहां तक आप लोगों का क्लियर हुआ। ठीक है, याद कर लेना, इनके अंदर कोई ट्रिक नहीं लगेगी, सेम एज इट इज एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है संस्थान से संबंधित। ठीक है, देखिए आगे बढ़ता हूं, झारखंड तक मैं पहुंच गया, अब मैं पहुंचता हूं थोड़ा इधर को आता हूं घूम फिर के। देखिए झारखंड के अलावा अगर मैं बात करूं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करूं, नेशनल डेयरी रिसर्च
इंस्टीट्यूट की बात करूं तो ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका करनाल यानी हरियाणा के अंदर पड़ता है। कहां पर? करनाल के अंदर। बड़ा महत्वपूर्ण है वाला तो कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहां पर पड़ता है, तो करनाल के अंदर पड़ता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इसको हटा दूं मैं, यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया हो तो हटा दूं सबको। देखिए आगे बात करता हूं, स्क्रीन ही नहीं थी लिखने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, अगर मैं बात करूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका बेंगलोर के अंदर पड़ता है। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण है सभी आपको करा दूंगा। ठीक, ये हो गया आपका। अगर मैं बात करूं इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च की अगर बात करूं, अगर मैं बात करूं इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात मैं अगर करूं, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहा हूं तो काम लोग आप लोग चला लेना। ठीक है, तो ये पड़ता है आपका देहरादून के अंदर आपका ये पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी महत्वपूर्ण आपके ये थे संस्थान थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। मेन आपके यही है जो बार बार आपके घूम कराते हैं एग्जाम के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ज्वर नियंत्रण में यानी कि इसको बुखार हो गया तो बुखार को कंट्रोल करने में सबसे आमतौर पर अधिक प्रयोग की जाने वाली दवाई कौन सी है? ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल, लीव 52। बताइए सही आंसर क्या होगा? अभी तक तो आप लोगों ने लगा भी दिया होगा आंसर। ठीक है, हर कोई इसको यूज करता है। क्या नाम है इसका? पैरासीटामोल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड आंसर सही हो जाएगा। जो बुखार को, फीवर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, पैरासीटामोल का किया जाता है। अब कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है पैरासीटामोल, अब क्या कर सकते हैं? एस्प्रिन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चीजें वही मैं आपके करा रहा हूं जो पूछी गई है और जो पूछी जाएगी। देखिए जो ब्रूफेन 400 है, आपने इसका नाम सुना होगा ब्रूफेन 400, ये भी क्या है? एक तरीके का पेन किलर है। ये भी क्या होता है? एक तरीके का पेन किलर होता है ब्रूफेन 400। ठीक, अगर मैं बात करूं बी कॉम्प्लेक्स की, तो जैसे मुंह में अगर छाले पड़ जाते हैं, तो मुंह में छाले पड़ गए तो उसके लिए बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। और लीवर 52 आप लोगों को पता ही होगा लीवर के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, दुबले पतले बहुत यूज करते हैं लीवर 52 को, कि थोड़ा बहुत लगेगा बॉडी के अंदर और हेल्दी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो आपको बताना है। कौन से प्लांट हार्मोन है वो? बताइए। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या फिर इथाइलिन? बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा करता है, जल्दी कौन पका देता है? ठीक है, देखिए इथाइलिन का नाम आपने कभी कहीं पर एथिलीन भी सुना होगा। क्या सुना होगा? इसका नाम एथिलीन भी सुना होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, इंग्लिश के साथ आप लोग जाना, इंग्लिश में करेक्ट स्पेलिंग आपको मिल जाती है। तो अगर आपने पिछली मैराथन देखी होगी तो उसमें मैंने आपको चीजें डिटेल में खोलकर बता दी थी। एथिलीन बताया जाता क्या होती है? गैस होती है। ठीक है, क्या होती है? इसकी वजह से जो फल होते हैं उनको पकाने में सहायता मिलती थी। जैसा आम वाला क्वेश्चन आया था कि उसमें किसका यूज होता है, तो आपका इथिलीन था। ठीक है, डिटेल में बताया था आपका। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, जो फलों को जल्दी पका देती है। और इससे क्या होता है? इससे हमारे शरीर को नुकसान ही हो जाता है। जब ये गैस हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो नुकसान ही पहुंचाएगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्लेग क्या है? बताइए प्लेग क्या है? और देखो इतनी खतरनाक बीमारी हुई थी, आपने अभी नाम सुना है ना, कोरोना वायरस? सुना? क्या चल ही रहा है अभी? कोरोना वायरस की आपने बीमारी सुनी हुई है? कोरोना वायरस की बीमारी तो इसके आगे बच जाती। ठीक है, इतनी तगड़ी बीमारी हुई थी जो प्लेग नाम की थी। तो क्या थी? बीमारी तो थी, लेकिन बताओ कौन सी बीमारी थी आपकी? वायरल थी, फंगल थी, बैक्टीरियल थी या फिर मिनरल बोर्न डिसीज थी? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये प्लेग नामक बीमारी किससे आई? ये भी चीन से आई थी। जैसे इन्होंने कोरोना वायरस दिया, ऐसी प्लेग जो बीमारी है ये भी आपकी चीन से आई थी। मतलब जो तबाही इस बीमारी ने मचाई है ना, मतलब लाखों में नहीं है। अगर हमारे देश का भी आंकड़ा निकाले ना, जो चीज मैंने पढ़ी है, बताते कि लगभग 1 करोड़ लोग तो हमारे इंडिया के इस बीमारी की चपेट में आकर मर गए थे। चाइना के मर गए थे, यूरोप में पहुंची थी, वहां तबाही मचा दी थी। तो कोरोना वायरस तो इसके सामने कुछ भी नहीं थी, इतनी तगड़ी बीमारी थी ये। ठीक है, तो ये क्या थी? एक जीवाणु जनित बीमारी थी। ठीक है, कैसी थी? जीवाणु जनित आपकी बीमारी थी। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। बहुत पुरानी बीमारी है वैसे आपके। ठीक है, और कौन से जीवाणु से होती है? ये होती है आपके पेस्टिस नाम से। ठीक है, किसके नाम से होती है? पेस्टिस नाम का जीवाणु होता है, उसकी वजह से फैलती है। और बेसिकली किससे फैली थी? ये चूहों ने फैलाई थी। किन्होंने? चूहों ने फैलाई थी। और जो कहां से हुई थी? चीन से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चीन ऐसी काम करता रहता है, उल्टे सीधे वायरस फेंकता रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है, वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि वायरस के अजैविक होने का लक्षण पूछा है। ध्यान से समझना, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, इसको क्रिस्टल के रूप में ट्रांसपोर्ट या कन्वर्ट किया जा सकता है। बताइए इसे आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाँ जी, कल 8 बजे आपकी आखिरी क्लास होगी यूपी टेट वालों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर।
तो कल आखिरी क्लास रहेगी, जितने भी टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाएंगे उनको मैं कराने वाला हूं कल की महामैराथन क्लास में, ठीक है। उसमें आपका सीडीपी रहेगा, उसमें आपका ईवीएस रहेगा, मैथ्स रहेगा, ठीक है। तो ये टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। तो कल ठीक 8 बजे शाम को मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाना, जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूं। और देखिए एक बात आप लोग दिल से बताइए, जो मैंने आपको सीडीपी की महामैराथन क्लास दी है, अलग अलग यूनिट से 4 यूनिट में दी है, जो मैंने आपको ईवीएस की दी है अलग अलग 4 यूनिट में दी है, जो मैंने आपको हिंदी की महामैराथन क्लास दी है, इनको पढ़ने के बाद जब आप लोग बुक खोल रहे हो या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, क्या कहीं पर अटक रहे हो आप लोग? अगर 100 क्वेश्चन आ गए ना तो 100 में से 90 आप लोग लेकर आ रहे होंगे, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने मेरी सारी मैराथन क्लास अटेंड की होगी तो इतना कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि इनको मैं अच्छी तरीके से निचोड़ दूंगा, और आप लोग यकीन नहीं मानोगे एक मैराथन को बनाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग इनको जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और कल ठीक 8 बजे तो आप लोग आ ही जाना, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक। देखिए वायरस के अजैविक होने का हमसे अगर कारण पूछा है तो देखिए जैसे वायरस होता है, अगर मान लीजिए वायरस डेड हो गया, तो वायरस डेड हो गया तो हम इसको बोतल में भी कई सालों तक बंद करके इसको स्टोर कर सकते हैं, किसको? वायरस को, ठीक है। कैसे रख सकते हैं बोतल के अंदर? इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, चीन अपने आप में एक बीमारी है सर। ठीक है ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, वो आपको बताना है। वो रिक्तिकाएं होती है, देखो यहां लिखा हुआ है वैकेंसीज, ठीक है, गलत लिखी हुई है, वैकेंसीज नहीं होता आपका, होता है आपका वैकुलस होता है, ठीक है, ये इसका इंग्लिश नाम होता है। लवक होता है जिसको हरित लवक भी बोल देते थे, आपका सेल्यूलोस होता है आपका, या फिर आपका तार क्या होता है, बताओ। पादप कोशिका में कौन सा नहीं होता वो आपको बताना है। जो प्लांट सेल होते हैं उसमें कौन सा नहीं होता, ठीक, बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए अब देखिए, अगर बात करें प्लांट सेल की, पादप कोशिका की बात करें तो इसको ध्यान से आप लोग देखना। आपकी रिक्तिकाएं भी होती है, इसके अंदर रिक्तिकाएं देखने को मिलती है आपकी, इसमें आपको हरित लवक भी देखने को मिलते हैं। देखिए हरित लवक क्या होते हैं, इसको आप लोग देखिए। हरित लवक जैसे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना, जो लोग पौधे करते हैं, तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया वाले पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की, लिख देता हूं मैं इसको, तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने वाले पौधे होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें पाए जाते हैं आपके हरित लवक पाए जाते हैं। आपके सेल्यूलोज कोशिका भित्ति के अंदर भी देखने को मिलती है। ये कौन सी के अंदर देखने को मिलती है? आपको जो प्लाज्मा है ना, जो प्लाज्मा झिल्ली है, चलो इसको लिख देता हूं पूरा, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है इसके बाहर की लेयर को कहा जाता है, आपकी कोशिका भित्ति बाहर की लेयर को कहा जाता है। तो भाई ये तीनों तो होती है आपकी, कौन सी अनुपस्थित होती है? फोर्थ होती है, आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। देखिए बाकी के ऊपर भी एक बार नजर डालिए, सभी आप लोग देख लीजिए। तीन तो मैंने आपको बता दी ऑप्शन के माध्यम से, प्लाज्मा झिल्ली भी आपको बता दी, एक लिखे आप लोग कोशिका द्रव, एक लिखे आप लोग कोशिका द्रव लिखे, ठीक है, साइटोप्लाज्म इसको बोल देते हैं। इसके अलावा आप लोग लिखिए केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस आप लोग लिखिए केंद्रक के अलावा एक लिखिए माइट्रोकोन्ड्रिया, एक लिखिए आप लोग माइट्रोकोन्ड्रिया लिख लिए, एक लिख लीजिए आप लोग, अभी तीनों भाई आएंगे आपके, राइबोसोम, ये देखो तीनों भाई आ गए आपके, राइबोसोम, लाइसोसोम और आपका सेंट्रोसोम, ठीक है, राइटिंग खराब कर दी थी इन्होंने, सेंट्रोसोम। तो ये सभी क्या होते हैं? ये आपके प्लांट सेल में उपस्थित होते हैं। अब देखिए अगर आपको सभी की जानकारी है तो आप लोग इजीली बता दोगे कि सर ये वाला नहीं होता, बाकी तीन होते हैं। इस तरीके से आपको करना है, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे, डिस्पर्स होंगे, स्प्रेड होंगे, बताइए कौन सा हो जाएगा। एक सेकंड इसको कर देता हूं ऊपर। पहला ऑप्शन है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, जो डिस्पर्स प्लांट्स जो होते हैं, या बीज द्वारा, फल द्वारा, या फिर कायिक जनन द्वारा। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा। प्लीज लाइक एंड शेयर फास्ट। जतिन शर्मा बोल रहे हैं, देखो आधे बच्चे तो मेरा काम खुद ही कर देते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक एंड शेयर करा करिए। और कल की जो क्लास होने वाली है 8 PM, तो इसको यादगार बना देना। इसके अंदर आपका पूरा ऐसा मटेरियल दूंगा जो आपका यूपी टेट के अंदर सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा, और यूपी टेट के साथ साथ जिन बच्चों का सीटेट का भी एग्जाम रहेगा उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सीडीपी तो आपको वहां देखने को मिलेगी, और आपकी ईवीएस हो गई तो, या उसके अलावा जैसे सोशल साइंस होगी उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगी आपका, ठीक है। तो कल की लास्ट क्लास रहेगी, इसको यादगार बना देना, ठीक 8 बजे आप लोग, और कल हमारी लास्ट क्लास के अंदर अच्छे तरीके से इसको कवर करा देंगे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक।
देखिए क्वेश्चन इसके अंदर अगर आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका थर्ड, फल द्वारा परिकीर्णित पौधे। कौन से? देखा आपने पढ़ा होगा जल द्वारा जो डिस्पर्जल होता है, जो जल द्वारा जो प्रकीर्णन होता है, जल द्वारा जो डिस्पर्जल होता है। जैसे जल के अंदर जो होते हैं, मैं जल बना देता हूं, ये बना दिया मैंने जल, ठीक है, उल्टा सीधा जैसे बने, ये जल बना दिया, तो जल के जो अंदर हो गए और जल के जो आसपास उगने वाले पौधे हो जाते हैं, ठीक है। उसमें जो फल या बीजे का जो प्रकीर्णन होता है तो वो जल के थ्रू होता है। जैसे नारियल का हो जाएगा, इसके नजदीक होता है, और जल के अंदर कमल का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जल प्रकीर्णन आपका होता है। तो आंसर इसमें थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि द केमिकल नेचर ऑफ इंसुलिन वो क्या है? विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है। बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा जी। सर क्या मैं अभी भी आपकी मैराथन क्लास से लेकर तो पास हो जाऊंगी? हाँ बिल्कुल हो जाओगे। देखो जो सीडीपी मैंने आपको कराई है अलग अलग यूनिट में उसको कर लेना, जो ईवीएस आपको कराई है उसको कर लेना, और जो हिंदी की मैराथन कराई है उसको कर लेना, ठीक है। इनसे आपका काम हो जाएगा। और प्लस जो आपको नोट्स दे रखे हैं मैंने वाले उनको लास्ट टाइम में अच्छे तरीके से पूरा पढ़ जाओ, तो पास नहीं होगा आप लोग, अच्छे नंबर से भी पास हो जाओगे अगर आपने लास्ट के 4-5 दिन पूरी मेहनत डाल दी, क्योंकि बहुत आसान भाषा में चीजें मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए। और कल ठीक 8 बजे तो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मैं दूंगा ही, जो आपको एग्जाम में उनके जैसे देखने को मिलेंगे, ठीक। देखिए अगर बात हो रही है यहां पर इंसुलिन की, किसकी बात हो रही है? इंसुलिन की। तो इंसुलिन की सुनते ही दिमाग में एक ही वर्ड आता है, शुगर की, ठीक है। जो शुगर होता है बॉडी में, शुगर के जो मरीज होते हैं वो आपकी इंसुलिन की वजह से होता है। तो इंसुलिन क्या काम करती है? जो इंसुलिन होती है ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करती है। किसके लेवल को? ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करती है, इंसुलिन कंट्रोल करती है, ठीक है। हमारी बॉडी में नेचुरल बनता रहता है, ठीक। तो आंसर इसका क्या सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड, की इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। देखिए दो तरीके के सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोशिकीय, एक होता है आपका बहुकोशिकीय। ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय और एक होता है आपका बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव। जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, सिंपल सा नाम से पता चल रहा है, जिनमें केवल एक कोशिका या जिनमें केवल एक सेल होता है, ये होता है आपके, ठीक है। तो ये इतने छोटे होते हैं ना, इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। किनको? माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनको देखा जा सकता है। जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, एक ही सेल होता है इनके अंदर। तो कौन कौन से इसके अंदर आपसे पूछा है, तो देखिए सिंपल सा आंसर आप लोग लगाइए, वो होता है आपका पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम के साथ में एक और आप लोग नाम लिखिए, अमीबा। तो ये दोनों के दोनों बड़े महत्वपूर्ण है, अमीबा और पैरामीशियम, जो आपके एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर बात करें बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव की, यहां पर क्या होते हैं, इसके तो अंदर अंदर तो खाली एक सेल होता है, इसके अंदर कई सेल देखने को मिलते हैं, ठीक है। कई कोशिकाओं से बना होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आपका रिक्सिया, इसको आप लोग लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल आपका रिक्सिया, और एक था उसका नाम था फ्यूनेसिया, ठीक है, उसका नाम था फ्यूनेसिया, ठीक। ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। तो देखिए दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनको आप लोग देख लेना, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्रोटीन अणुओं की यूनिट है अमीनो एसिड, वसा एसिड, ग्लूकोज, विटामिन। बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए एक चीज आपको बता देता हूं, जैसे बहुत से लड़के होते हैं जो जिम जाते हैं, इनफैक्ट मैं भी जाता हूं, 11वीं क्लास से जिम जा रहा हूं, ठीक है। अब तो रेगुलर नहीं हो पाती, तो ठीक है, जॉब भी है, सब चीज है, घर भी है, आप लोगों का साथ भी है, तो रेगुलर नहीं हो पाती। जैसे जो लड़के जिम जाते होंगे तो आपने देखा होगा उनके हाथ में प्रोटीन शेक रहता है। क्या रहता है? प्रोटीन शेक रहता है, ठीक है। जिम करने के बाद उसको शेक करके प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। कोई कहते हैं डब्बा जिसको बोला जाता है, ठीक है। जो जिनको नॉलेज नहीं रहती उनको डब्बा बोलता है, लेकिन असल में प्रोटीन होता है, जो जो दूध होता है ना उसको फिल्टर करके बनाया जाता है, नेचुरल होता है वो पूरा, अगर वो रियल हो तो वो जिम जो लड़के जाते हैं प्रोटीन पता है किस लिए लेते हैं? जब हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे क्या टूटते हैं? हमारे मसल्स टूटते हैं। हमारे जिम के अंदर हमारे मसल्स टूटते हैं बेसिकली। इसको ध्यान से समझना, जिम में जाकर बॉडी नहीं बनती, जिम में जाकर हम अपने मसल्स को तोड़ते हैं। जब हमारे मसल्स टूटते हैं तो हमको क्या जरूरत होती है? हमारे मसल्स को जरूरत होती है अमीनो एसिड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत? अमीनो एसिड की जरूरत होती है, क्योंकि अमीनो एसिड में क्या होते हैं? अमीनो एसिड में एसेंशियल प्रोटीन होते हैं जो हमारे मसल्स जो टूटे ना उनकी रिकवरी करता है। तो देखो मसल्स की जब रिकवरी होगी तभी तो नया मसल्स आएगा और तभी तो बॉडी का साइज बढ़ता है। तो इसलिए आप लोग समझे, जो जिम के अंदर लड़के प्रोटीन लेते हैं, मैं भी इनफैक्ट लेता हूं, तो वो इसलिए लेते हैं जो हमारे मसल्स टूटते हैं जिम के अंदर उसकी रिकवरी करते हैं,
जो अमीनो एसिड के फॉर्म में हमको प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन अणुओं की क्या इकाई है? अमीनो एसिड है। आंसर आपका, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन फेक मत लेना, रियल लेना, जो भी रियल होता है, फेक मत लेना कोई भी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ग्लूकोज किसका उदाहरण है, वह आपको बताना है। बताइए ग्लूकोज किसका उदाहरण है? पेंटोस शर्करा का यानी शुगर का, हेकोस शुगर का, टेट्रोस शुगर का, डाइओस शुगर का, शर्करा का। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी देखिए, अगर बात करें ग्लूकोज की तो किसका प्रकार होता है? तो यह प्रकार होता है आपका हेकोस शर्करा का प्रकार होता है, ठीक है। शर्करा मतलब शक्कर, शर्करा मतलब शक्कर यानी कि चीनी, ठीक है। आप लोग इसको समझिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप होते हैं। किसके टाइप होते हैं? सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के टाइप होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के टाइप होते हैं। जैसे जिम से जाने से पहले खा लिया करो, आधा एक घंटा पहले आलू खा लिया, ठीक है। स्वीट पोटैटो अभी चल रहा है, आज मुझे लग रहा है जिम वालों के ऊपर क्लास बननी है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप होते हैं, ये बाकी के टाइप होते हैं। इसमें आप लोग लिख सकते हो हेप्टोज रह गया, एक आपका रह गया हेप्टोज रह गया, और एक और हो गया आपका ट्रायोज हो गया, ठीक है। इनको भी आप लोग लिख लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से, ठीक है, यानी नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल रूप से पकाने में हेल्प करती है। देखो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था, जहां पर क्या आया था आपका एथिलीन आया था, वहां पर इथिलीन दिया हुआ था, मैंने आपको समझाया था एथिलीन यूज करता है, ठीक है। तो गैस होती है जो फलों को पकाने में प्रयोग की जाती है जल्दी, और हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो आंसर बी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया हुआ है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, जो केमिकल नेम है एस्पिरिन का क्या नाम है? बहुत से लोग लेते भी होंगे एस्पिरिन को। अब बताओ क्या नाम होता है? एस्पिरिन किसके लिए लिया जाता है? बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। एस्पिरिन दवाई किसके लिए ली जाती है? इसके केमिकल नेम की बात करें तो क्या है? मेथिल सैलिसिलेट है, हाइड्रोक्सी सिलेट है, आपका एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। हाँ यही आपका तीसरा, ठीक है। शुरू में तो मैं ही कंफ्यूज हो गया दूसरे में। तो तीसरा आंसर आपका एसिटिल सैलिसिलिक आपका एसिड, ये आपका एस्पिरिन का आपका केमिकल नेम है, ठीक है। तो आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इनके केमिकल नेम पूछे हुए। जैसे वो आ गया था, पैरासीटामोल आया, एस्पिरिन आ गया, बेसिकली पेन किलर ही है। आगे देखते हैं, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है, ठीक। इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? स्किन होती है, हेयर होता है, बोन होता है, ब्लड होता है। 32 से आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, विटामिन ए का आपको पता ही है, विटामिन ए से क्या होता है आपका रतौंधी होता है। बी से क्या होता है आपका बेरी होता है, ठीक है। सी से आपका स्कर्वी, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था। और डी से क्या होता है आपका रिकेटस होता है, ठीक है। तो जो विटामिन डी में जो रिकेटस होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें प्रभावित होता है हड्डियां प्रभावित होती है। विटामिन डी आ गया तो विटामिन डी हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो हड्डियां प्रभावित होगी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हड्डियों में कमी भी हमारे होती जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। मैं सोच रहा हूँ एक जो दूसरा वाला चैनल है ना अपना उस पर कुछ ना कुछ ऐसी फिटनेस से संबंधित चीजें लड़कों को दूं, क्योंकि देखो आज की डेट के अंदर बच्चे बड़ा मिसगाइड होते हैं, चाहे वो एजुकेशन के हो, चाहे वो जिम के हो, चाहे किसी भी सेक्टर के हो, ठीक है। किसी ने भी कुछ भी उल्टी सीधी चीजें बता दी, कुछ भी उल्टी सीधे चीजें फेंक दे दी, तो बच्चों का फ्यूचर खराब होता है, बच्चों की हेल्थ खराब होती है, ठीक है। तो देखो जो दूसरा चैनल है, आज तक मैंने उस पर वीडियो नहीं डाली, 2-3 टिकटॉक वीडियो डाली हुई है, आप लोग उस पर सब्सक्राइब कर लेना। जो सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सचिन चौधरी के नाम से है वो, उस पर मैं जल्दी ऐसी वीडियो डाल दिया करूंगा जो आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई रहा करेगी, ठीक है। क्योंकि थोड़ा उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक। जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, लेकिन कोई शरीर का हमारे नुकसान कर देगा तो फिर क्या फायदा, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तेज से बनता है? विटामिन ए, बी, सी, डी, बताओ कौन सा बनता है सबसे तेज? हाँ जी, हाँ सचिन चौधरी के नाम से है वो, उसको आप लोग सर्च कर लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, वरना लिंक में नीचे डाल दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना दूसरे चैनल पर, उसमें मैं डाल दिया करूंगा। और देखो मेरा वहां पे मुझे कुछ देनी तो नहीं है ना, कुछ आपको वैसी चीज मिसगाइड करनी है, बस आपका जो हेल्थ है उसको लिए मैं डाल दिया करूंगा। लेकिन कब डालूंगा? जब आपके पेपर खत्म हो जाएंगे, यूपी टेट, सी टेट, तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़ जाना, सचिन चौधरी वाले से, ठीक। देखिए हमारे शरीर में कौन सा बढ़ता है? विटामिन डी होता है। आंसर आपका फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए विटामिन बी में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है? शुरुआत में मैंने आपको सारे विटामिन से जुड़ी सारी चीजें करा दी थी। मैंने आपको बताता विटामिन B12 के बारे में। तो विटामिन B12 के अंदर कौन सा आयरन देखने को मिलता है? बताइए।
कोबाल्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कोबाल्ट देखने को मिलता है। बताओ इसका रासायनिक नाम क्या है? देखता हूं अभी आपको याद है या नहीं है। ठीक है, बताइए इसका रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन आपका कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? देखो आपके सीडीपी के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि जो शिशु होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर कितनी हड्डियां होती है। यहां पर पूछा हुआ है मनुष्य के शरीर में। यहां पर बेसिकली बात हो रही है वयस्क मनुष्य की बात हो रही है। तो वयस्क के अंदर कितनी आ जाएगी? 212 हो जाएगी। हाँ जी 212 कह रहा हूं मैं, 206 हो जाएगी। हाँ जी, मैंने देख लिया आपका कमेंट। मैंने आपके व्हाट्सएप पर 30 लोगों को शेयर किया है। करण कुशवाहा, थैंक यू जी, आपने इतने लोगों को शेयर किया। ठीक है, देखो 212 नहीं 206 हो जाएगी। कमेंट पढ़ने में मैंने ध्यान लगा दिया। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जो शिशु के अंदर है वो टोटल कितनी हड्डियां है, क्योंकि उस सीडीपी की महामैराथन क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा प्रोटीन कौन सा होता है वो मैं सब बता दूंगा उस वाले यूट्यूब चैनल पर, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। चीजें डिटेल में आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, मैं नहीं चाहता यहाँ पढ़ाई वाला आपका टाइम वेस्ट हो, तो यहाँ पे सिर्फ आपकी पढ़ाई रहेगी, जो भी चीज रहेगी उस पर बता दूंगा। ठीक, देखिए औसत मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो लगभग कितना होता है? 1.6 केजी, 1.36 केजी, 46 केजी, 1.63 केजी। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा जी। हाँ जी, सी टेट के लिए तो देखो अभी तो पूरा का पूरा फोकस यूपी टेट के ऊपर है, क्योंकि यूपी टेट वाले बच्चों का 28 नवंबर को एग्जाम है। इनका एक बार पेपर अच्छे नंबर से पास हो जाए, देन उसके बाद आपकी सी टेट की मैराथन क्लास चलानी है। और आप लोगों को पता ही है सी टेट का जो आपका ऑनलाइन पेपर होगा उसकी टेंशन आपकी मैंने बिल्कुल खत्म कर दी है। दिसंबर के शुरुआत में मैं आपको सॉफ्टवेयर दे दूंगा जो बिल्कुल आपका हूबहू आपके सी टेट जैसा है, वो अपने व्हाट्सएप पर आपको दे दूंगा। उस सॉफ्टवेयर पर आप लोग खूब प्रैक्टिस करना, खूब टेस्ट लगाना उस पर, और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ऑनलाइन पेपर का 1% डर आपके मन में नहीं रहेगा जब आप लोग उस सॉफ्टवेयर पे खूब प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो बिल्कुल भूल जाओ जो आपका ऑनलाइन पेपर है, और बहुत फायदेमंद रहेगा। देख लेना मेरी बात को आप लोग जब एग्जाम देकर निकलोगे कि सर ऑनलाइन तो बहुत बढ़िया रहता है एग्जाम। ठीक, बहुत गोले गलत होने से बच जाते हैं आपके। देखिए अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो होता है लगभग 1.36 केजी होता है, तो आंसर सेकंड से हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर समझाने के लिए कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे सीधा आंसर बताना पड़ता है, मेरा भी उसके अंदर इतना मन नहीं लगता जब तक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में ना बताया जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित में से किस जीव में जो पसलियां होती है, जो मसल्स होते हैं, उनकी संख्या सबसे अधिक होती है? मगरल में, सांप में, या आपका क्या है रे मत्स्य गण में, उड्डयन स्तनपायी के अंदर। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए आपके अगर आपने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी होगी तो जो आपकी एनसीईआरटी किताब है उसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है? सांप के बारे में दिया हुआ है। वैसे तो बेसिकली आपका ईवीएस में भी आपका दिया हुआ है जो आपके सांप के बारे में बताया हुआ है एनसीईआरटी में, भाई 4 तरीके के सांप होते हैं। ठीक है, किस किस तरीके का बताया हुआ है। उसके अलावा उसके आगे की जो क्लास है उसमें सांप के बारे में दिया हुआ है, और वहां पर ये चीज लिखी हुई है, ये चीज गिवन है कि जो सांप की जो मसल्स होती है, जो पसलियां होती है, जो सांप यूं चलता है ना, सीधा तो चलता नहीं है, यूं चलता है सांप, तो अपने इन्हीं मसल्स की वजह से चल पाता है इस तरीके से। ठीक है, तो आंसर बी से हो जाएगा। सबसे ज्यादा पसलियां इसी के अंदर आपको देखने को मिलती है, सांप के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का, हार्ट का वजन लगभग कितना होता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। अब मेरे मतलब का क्वेश्चन आया है, देखो अब बताने में मतलब इंटरेस्ट लगता है जब चीजें डिटेल में खोलकर बताई जाती है, वरना सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर, लेकिन क्या अगर आपके एग्जाम में पूछे गए तो मन नहीं करता। देखिए अब आ गया हमारा दिल हमारा दिल मतलब आपको और हमारा दिल आ गया। अब देखिए एक एक करके मैं इसको निचोड़ता हूं। तो जो हार्ट होता है वो कभी भी आराम नहीं करता। क्या नहीं करता? हार्ट कभी भी, हमारा दिल आराम नहीं करता। अगर इसने आराम कर लिया तो आदमी आराम कर जाएगा, मतलब मर जाएगा। ठीक, अब देखिए हार्ट की अगर बात करें, पहले वजन की बात आप लोग कर लो, तो वजन कितना होता है? लगभग 300 ग्राम होता है। ठीक, उसके अलावा आपने एक वर्ड सुना होगा कार्डियोलॉजी, आपने एक वर्ड सुना होगा कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी क्या होता है? जो दिल से जुड़ी जो बीमारी होती है, जो दिल से जुड़ी जो बीमारी होती है उसकी स्टडी की जाती है कार्डियोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये आपकी दिल की बीमारी से जुड़ी हुई होती है आपकी कार्डियोलॉजी। ईसीजी भी इसी के अंदर करवाते हैं, आपकी ईसीजी करवाते हैं। ये क्या बन गया इसका, आगे देखते हैं। अगर हार्ट की बात करें तो हमारे दिल के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, 4 कक्ष होते हैं, 4 ही वाल्व होते हैं। इनके ऊपर डिटेल में बता दूंगा आपको साइंस वाली क्लास में, क्योंकि आपके ईवीएस में इतना डिटेल में नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं वयस्क व्यक्ति की बात करूं, अगर मैं बात करूं वयस्क व्यक्ति की बात करूं, तो उसके दिल की धड़कन कितनी धड़कती है? 2 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग यूपी टेट का एग्जाम उठा के देखोगे, 2 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो वयस्क व्यक्ति की दिल की धड़कन कितनी बार धड़कती है? 70 से 80 मिनट धड़कता है। कितने में? 1 मिनट के अंदर।
प्रति मिनट 70 से 80 बार धड़कता है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर 70 से 80 बार धड़कता है। एक बार तो ये पूछा गया था, एक बार पूछा गया था 72 कि भाई 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है। तो चाहे 72 आए चाहे 72 80 आए, दोनों आप लोग इसके अंदर लगा देना, ठीक। ये बात हो गई, इसको हटा देता हूं। देखिए अब कुछ और बताता हूं आपको चीजें। देखिए अगर बात करें ब्लड प्रेशर की, एक बात करें हम लोग ब्लड प्रेशर की, अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? शुरुआत में मैंने आपको एक ग्रंथि बताई थी, एक ग्लैंड बताया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। ये इसको क्या काम करती है? इसको कंट्रोल करती है, ठीक। उसके अलावा अगर देखिए बात हार्ट की हो रही है, दिल की बात हो रही है, तो ये क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। ट्रक मान लो इसको। क्या काम करता है ये? जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, ये जो ब्लड होता है, जो ब्लड होता है हमारे शरीर में, जो खून होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मतलब शरीर में एक हिस्से से शरीर के दूसरे हिस्सों तक ले जाने का काम कौन करता है? हार्ट काम करता है, दिल हमारा काम करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, दिल से हार्ट से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण जानकारी थी सभी मैंने आपको दे दी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। कमेंट बॉक्स में बताओ धमनी और शिरा क्या होती है। कमेंट बॉक्स में बताओ धमनी और शिराएं क्या होती है, ठीक है। इनके बारे में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपका साइंस की चीज आ जाती है, वरना बता देता। जो जो महत्वपूर्ण आपके ईवीएस के लिए थी वो तो मैंने आपको बताई दी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, स्तनपायी ममल्स की बात हो रही है, ठीक है, जो दूध पीते हैं, उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? उनमें आपकी कर्णपूर ग्रंथि, यकृत यानी लीवर होती है, पेंक्रियाज होती है, या फिर पिलिया होती है, ठीक है। प्लीज नहीं होती, पिलिया होती है। बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए जो पिलिया होती है, आंसर नहीं बता रहा, ये तो ऐसी जस्ट बता रहा हूं आपको। पिलिया होती है, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान इसको कहा जाता है। जो रेड ब्लड सेल होते हैं तो आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से फेमस है। कौन? पिलिया आरबीसी के कब्रिस्तान के नाम से फेमस है, ठीक है। तो आरबीसी पिलिया में नष्ट हो जाती है, इसी वजह से इसको कहा जाता है जी। तो अगर बात करें ममल्स के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड की बात करें, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, तो कौन सी होती है आपकी? यकृत यानी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। पेनक्रियाज मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपकी जवान पर रटा हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन। कौन सा कम होता है आयोडीन की कमी से? घेंगा रोग होता है। आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, घेंगा रोग होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक होता है, जो पिगमेंट होता है, वो कौन सा होता है? जो हमारी शरीर का जो कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? मेलेनिन, रोडाप्सिन, एडिप्सिन, या फिर एंथ्रोसाइनिन। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका मेलेनिन हो जाएगा, ठीक है। और देखो एक चीज आपको एक बताऊं, आपने मकड़ी देखी है ना, तो मकड़ी में मेलेनिन नहीं पाया जाता। हमारे अंदर तो पाया जाता है, जो हमारी बॉडी का कलर इसी वजह से तो होता है, ठीक है, लेकिन मकड़ी में नहीं पाया जाता। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। न्यूरॉन क्या है? आपसे पूछा हुआ है न्यूरॉन क्या है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सिर्फ आपको न्यूरॉन के बारे में पूछा है, इसके अंदर डिटेल में मत पढ़ना। अगर आपने साइंस ली हुई है तो पढ़ लेना, वरना ईवीएस के लिए यह जानना जरूरी है न्यूरॉन क्या होता है। तो देखिए जो तंत्रिका तंत्र होती है उसकी आधारभूत इकाई होती है न्यूरॉन, ठीक है। बेसिक यूनिट होती है आपके नर्वस सिस्टम की, या आपकी न्यूरॉन होती है। और आपकी ऊर्जा की क्या बताई हुई थी मैंने? जो पिछली मैराथन हुई थी, बताओ ऊर्जा की यूनिट बताओ, ऊर्जा की इकाई बताओ, क्या बताई थी मैंने आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दिया हुआ है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी लंबी कोशिका कौन सी होती है? आपकी पेशी कोशिका, ब्लड कोशिका, अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका, बताओ कौन सी होती है। ये क्वेश्चन शुरुआत में ही बता दिया था डिटेल में। कौन सी होती है हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका? तंत्रिका कोशिका होती है। आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यहां पर पूछे आपको क्रोमोजोम्स, बताइए क्रोमोजोम्स कितने होते हैं? 43, 44, 45 या 46 होते हैं। अगर आपने सीडीपी में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था क्रोमोजोम्स के बारे में। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टोटल क्रोमोजोम्स हमारे बॉडी के अंदर कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर 46। अगर जोड़े पूछता तो हो जाते हैं 23 जोड़े हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 23 जोड़े हो जाते हैं। एक होता है आपका एक्स, एक होता है आपका वाई, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्स एक्स नाम के क्रोमोजोम्स हो गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है लड़की। और अगर हो गया एक्स वाई तो इसका मतलब आपका लड़का। ये सभी चीजें उस मैराथन क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार उसको आप लोग देख लेना, ठीक। चलिए बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि पीलिया रोग किसके संक्रमण से फैलता है? बताओ, मस्तिष्क के, लीवर के, किडनी से, या फिर पीलिया के से? बताओ ये सही आंसर आपका क्या हो जाएगा।
जी देखिए, जो पीलिया रोग फैलता है वो किसकी वजह से फैलता है? लीवर की वजह से। वो पीलिया रोग फैलता नहीं है, मतलब लीवर अफेक्टेड होता है, लीवर प्रभावित होता है। अगर किसी को पीलिया रोग हो गया तो उसका लीवर पर असर डालेगा। ठीक, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। दुग्ध शर्करा क्या है? मिल्क शुगर क्या है वो आपसे पूछिए। लैक्टोज है, ग्लैक्टोज है, माल्टोज है या फिर सुक्रोज है? बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा। जी लैक्टोज है, बिल्कुल सही। मिल्क शुगर क्या है? लैक्टोज है। देखो जब भी दूध की बात आती है हमेशा माइंड के अंदर एक ही चीज आती है, लैक्टिक, लैक्टोक, लैक्टोबेसिल, जो भी चीज आएगी लैक्टो लैक्टो जरूर देखने को मिलेगा। तो जब भी आपके एग्जाम में दूध की बात आ जाएगी बस इस लैक्टो को रट लो एक बार। ठीक है, दूध मतलब लैक्टो। अब इससे संबंधित कुछ भी आप लोग से पूछेगा आंख बंद करके लगा देना, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो लैक्टोज होता है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम नहीं होता? बताइए किसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता? जोंक के अंदर, टैपवर्म, अमीबा या फिर घोंगा? देखिए शुरुआत के अंदर जब मैंने आपको तंत्रिका तंत्र बताया था अभी वीडियो में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि दो तरीके के अंदर आपके तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। ठीक है, तो शुरुआत वाले के अंदर दोनों ही बताया था आपको। आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमीबा हो जाएगा। बताओ दूसरा कौन सा है? अभी बताया जस्ट आपको वीडियो के अंदर, बताओ दूसरा वाला कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको कि दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम या फिर फ्लोरीन? बताओ दांत और हड्डियां किससे करते हैं? देखिए ये करते हैं कैल्शियम। आंसर हो जाएगा इसमें आपका थर्ड, कि दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है। कैल्शियम की टेबलेट भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि दुर्घटना स्थल पर रक्त जांच की सुविधा ना हो, इसको देख लिए, अगर दुर्घटना स्थल पर रक्त जांच की सुविधा ना हो तो किस समूह का ब्लड चढ़ाना चाहिए? ए, बी, ए बी और ओ? बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं दुर्घटना हो गई और वहां पर आपका क्या है, कुछ भी नहीं है, तो बताओ कौन से समूह का ब्लड चढ़ेगा। देखिए पहले तो आप लोग जानिए, आपको पता है ए और बी, ये तो सभी को पता होगा। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके, इनके ऊपर नजर डालिए, ए बी और ओ। ठीक है, ए बी और ओ इसमें महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं ए बी की, तो ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही। ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही, मतलब जो ए बी होता है ना वो सबसे ले लेता है, मतलब चाहे ए हो, बी हो, ए बी हो, वो सबका खून ले लेगा। ठीक है, लेकिन देगा सिर्फ किसको? लेकिन देगा अपने सिर्फ ए बी वाले को ही दे देगा। मतलब किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो ले तो सबसे लेगा वो, लेकिन देगा किसको? ए बी से देगा। ठीक है, अगर बात करें ओ की, तो ओ क्या काम करता है? ओ को कहा जाता है सर्वदाता। इसको कहा जाता है, ओ को सर्वदाता कहा जाता है। मतलब ये सबको दे देता है, जो ओ होता है ये सबको दे देता है, कोई भी ब्लड ग्रुप का हो उसको दे देता है। ठीक, तो ये होता है ओ। तो अगर दुर्घटना स्थल पर रक्त जांच की सुविधा ना हो तो कौन सा समूह को चढ़ाना चाहिए? तो चढ़ाना चाहिए ओ को। ये सबको दे सकता है भाई, जो ओ होता है वो सबको दे सकता है। तो आंसर आपका फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये ए भी जो होता है ये बेकार होता है, ये सिर्फ मतलब नेचुरल होता है। वैसे तो ये तो वैसे ही बता रहा हूं मजाक में, ये सिर्फ ए बी वालों को ही देता है, लेकिन ले सबसे लेता है, लेकिन ओ सबको दे देता है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए। तो फ्रेंड्स देखिए, आपकी जो ईवीएस थी, आपकी जो पर्यावरण अध्ययन थी, वो कर दी मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट। इससे पहले 3 यूनिट मैंने आप लोगों के लिए डाल चुका था, उसमें कंप्लीट हो गई। अब बच्चे आपके राष्ट्रीय प्रतीक और बच्चे अब यूपी से संबंधित जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इतनी जरूर देख लेना, यहां से आपकी चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और कल तो आपको ठीक टाइम याद कर लेना, कल ठीक 8 बजे एक बहुत ही महामैराथन क्लास होने वाली है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे उनकी महामैराथन क्लास होने वाली है, जो लगभग आपके एग्जाम में, आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको हूबहू भी देखने को मिल जाएंगे, इतना भरोसा मुझे उनके अंदर है। ठीक है, तो कल ठीक 8 बजे आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाना, उसके अंदर आपको 8 बजे वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, बात करते हैं जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है उनके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक, देखिए अगर बात करें भारत के राष्ट्रीय ध्वज की, तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हम पढ़ते हैं एक एक करके। देखिए, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा रंग। ये तो सभी आपको पता है, इसकी वजह से हमारे ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। लेकिन जो जरूरी जानकारी है इससे संबंधित वो ये है कि जो ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का जो रेशियो होता है वो होता है 2:3 होता है। ठीक है,
और ध्वज में सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें कितनी तीलियां होती है? जिसमें 24 तीलियां होती है। और यह चक्र सारनाथ में, बताओ सारनाथ कहां पर है? बताओ जल्दी, बता चुका हूं पिछली मैराथन में, स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपके और हमारे राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जानकारी। आगे देखते हैं कि 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग का, बलिदान का और सफेद रंग सत्य का, शांति का और पवित्रता का और हरा रंग देश की समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। ठीक, तो राष्ट्रीय झंडे से संबंधित जो जो जानकारी थी सभी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय गान की। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन आपको पता होगा, इसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। और किसके द्वारा रचा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया था। इनफैक्ट जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान था वो भी इनके द्वारा लिखा हुआ है। बताओ कौन सी लैंग्वेज में लिखा था इन्होंने, ये बताओ आप लोग। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को इसे कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, जनमन गण को। ठीक, आगे देखते हैं। सर जी मेरा O+ है, जतिन शर्मा। ठीक है भाई। देखिए कहा था मैं, संपूर्ण गीत को पढ़ने गाने में लगभग 52 सेकंड का टाइम लगता है। जो जो जितनी बेसिक जानकारी है जो आपके पेपर के लिए, वो सभी आपके सामने मैंने लिखी हुई है, तो आप लोग देखते जाइए। बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत की, वंदे मातरम की। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसमें? संस्कृत में रचित है और जो कि उनकी रचना आनंद मठ से लिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, किससे? आनंद मठ से लिया गया है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के साथ ही इसे स्वीकार किया गया था और सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। ठीक, तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वज हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की। आप लोग देख सकते हो सत्यमेव जयते जैसे लिखा हुआ है ये। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ है, जो मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। अशोक की जीवनी आप लोग पढ़ लेना, कैसे शुरू में इन्होंने आतंक मचाया था, फिर इनका एकदम मन परिवर्तित हो गया था। ठीक है, तो वो अलग विषय है, हिस्ट्री का विषय हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं और उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। देखो आप लोग इसको देख भी सकते हो, 3 शेर तो आपको दिख रही है और चौथा शेर पिछली तरफ और लिखा हुआ है आपका सत्यमेव जयते। ठीक है, आगे देखते हैं। जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ये आपका देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। और 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में ऑफिशियली रूप से इसको स्वीकार किया गया था। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार की। देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार तो बहुत मिलते हैं, लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार है उसको कहा जाता है भारत रत्न, उसको कहा जाता है। अब आपके एग्जाम में ये तो पूछा नहीं जाएगा किस किस को भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, कभी पूछ लिया तो आपके हिस्ट्री वगैरह से पूछ लेगा। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक, और किनको मिलता है? जिन्होंने असाधारण कार्य करे होते हैं उनको भारत रत्न दिया जाता है। ठीक, इनके बारे में इतना ही है। देखो भारत रत्न के बारे में एक जानकारी आप लोग और देखिए कि भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। और देखो जो ये दिया जाता है भारत रत्न दिया जाता है, इसमें पैसे नहीं दिए जाते कुछ भी। इसमें क्या होता है? इसमें किसी को पैसे नहीं दिए जाते या कोई अमाउंट नहीं दिया जाता। इसमें सिर्फ उसको एक प्रमाण पत्र और एक तमगा यानी मेडल दिया जाता है, जो भारत रत्न होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं। तो अप्रैल 1973 को बाघ या रॉयल टाइगर बंगाल टैगोर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। बताओ अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। मैराथन में आपको करा चुका हूं जितने भी दिवस है, बताओ सही आंसर क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, इससे पहले कौन हुआ करता था? शेर हुआ करता था। और तेजी फुर्ती के कारण भारत को राष्ट्रीय पशु माना गया आपका बाघ को। और इसका साइंटिफिक नेम आपका पैंथेरा टाइग्रिस। देखिए एग्जाम में आपके पूछा गया है कि जो टाइगर होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है आपका पैंथेरा टाइग्रिस होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। कमेंट बॉक्स में बताइए अंतरराष्ट्रीय जो टाइगर दिवस है कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। वेरी गुड भाई, सबके आंसर सही आ रहे हैं। अगला देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करते हैं कि 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। और मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम आपको याद करना जरूरी है। साइंटिफिक नेम होता है इसका पाओ क्रिस्टेटस होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है मोर का साइंटिफिक नेम। ठीक, आगे देखते हैं और राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देखते हैं।
बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय फूल की, बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, आपको पता होगा। लेकिन कमल का जो वानस्पतिक नेम है, इसका नाम आप लोग बस जान लीजिए, ये होता है आपका निलंबियन न्यूसीफेरा, ठीक, इसका जो वानस्पतिक नाम है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय खेल की, तो हमारा कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं होता है। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, हमारा राष्ट्रीय खेल तो हॉकी होता है। देखो अगर आप लोग इसको ऑफिशियली भी चेक करोगे ना, तो ऑफिशियली भी किसी भी वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है। हमारा कोई है ही नहीं राष्ट्रीय खेल, ठीक है। देखिए माना जाता है राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 गोल्ड स्वर्ण पदक जीते, तब से भारत को हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, ठीक। तो आप लोग इसको समझ गए। बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष की, बात करते हैं तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद का पेड़, ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, इसका वानस्पतिक नाम है आपका फिकस बेंगलिसिस, आपका वानस्पतिक नाम है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय लिपि की, ये आपको पता है देवनागरी लिपि होता है, ठीक है, ये आपकी देवनागरी लिपि होता है। बताओ जो रोमन लिपि होती है वो किसकी लिपि होती है, जो गुरुमुखी लिपि होती है वो किसकी होती है, इसका भी नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। आगे देखते हैं भारत की राष्ट्रीय नदी की, पूरी नदियां मैंने कंप्लीट करा दी थी जो इससे पहले वाली मैराथन हुई थी, ठीक है। तो इसमें भारत की राष्ट्रीय नदी की बात हो रही, तो गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, ठीक। अगर भारतीय नदी गंगा के बारे में बात करें तो देखो ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछली मैराथन में कि नदी हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये वाला, आपके यूपी टेट में भी और आपके जो नॉन टीचिंग के एग्जाम होते हैं, और जहां पर इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। और इसमें आगे चलकर अन्य नदी मिलती है, अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी, घाघरा वगैरह, ठीक। देवप्रयाग में जाकर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, दोनों मिल जाती है और आगे इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो भारत की राष्ट्रीय नदी होगी। अब भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करते हैं। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो माना जाता है हाथी को, और हाथी के अलावा इसमें दो ही चीज याद आपको करनी है। अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु इसको माना गया है, क्योंकि इनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी इसी वजह से, ठीक है। गुरुमुखी पंजाबी होती है सर, और रोमन अंग्रेजी होती है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए देखते हैं आगे बात करें भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। देखिए आपके यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो विलुप्त या संकटग्रस्त जाति की जिसको माना गया है, तो वो माना गया था गंगा डॉल्फिन को। किसको माना गया था, गंगा डॉल्फिन को माना गया था। तो भारत का अगर राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करी जाए तो डॉल्फिन हो गया, लेकिन अगर संकटग्रस्त में बात करी जाए तो गंगा डॉल्फिन आप लोग लगा देना, ठीक। आगे बात करते हैं, इतना ही जानना जरूरी है बस, ठीक। आगे बात करते हैं भारत के राष्ट्रपिता की बात करते हैं। देखिए ऑफिशियली नहीं है ऐसा कुछ भी कि भारत का राष्ट्रपिता की किसी को कहा गया है, ये अनऑफिशियली रूप से कहा गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, देखिए महात्मा गांधी को अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रचारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ठीक है। बताओ इनकी किताब का क्या नाम था, पिछली मैराथन में आपको बताई थी, बताओ। अब मैं आपका देखो एक टेस्ट भी लेता जा रहा हूं साथ के साथ, क्योंकि सब चीजें मैं जो पिछली मैराथन हुई है सब करवा चुका हूं। अभी आपका टेस्ट चल रहा है, देखो पता चल रहा है आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा था राष्ट्रपिता अब हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है। यह बात होगी राष्ट्रपिता की। भारत की राज्य भाषा की बात करते हैं। देखिए पहले बात तो आप लोग जानिए कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं होती है, ठीक है। कि कहते हैं कि भाई भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं होती है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। साथ के साथ टेस्ट भी चल रहा है आज तो आप लोगों का। आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि आपका एक असेसमेंट हुआ जा रहा है कि कितने आपको चीज आई हुई है, ठीक है। बताओ कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लेकिन भारत के संविधान अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा मात्र है, ठीक है। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि 22 भाषा को इसके ऊपर लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी जब भाषा की बात आ जाएगी ऑप्शन में 22 दिख जाना, आंसर लगा के आ जाना, ठीक है। तो 22 भाषा को आधिकारिक रूप से भाषा का दर्जा प्राप्त है। इन 22 भाषाओं का नाम चाहे तो आप लोग याद कर लेना, ना भी करोगे तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में हालांकि आज तक नहीं पूछी गई है, ठीक है, लेकिन चाहे तो एक बार याद कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 सितंबर को रहती है, दूसरी डेट नहीं बताइए आपको। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही पूछी है मैंने।
देखिए अगला बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय मुद्रा की। ये देखो ऐसी होती है राष्ट्रीय मुद्रा, तो जिसका नाम है रुपया, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो भारतीय जो चिन्ह है, रुपए का जो चिन्ह है, भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। क्या नाम था उन व्यक्ति का, नाम मैं भूल गया, जिन्होंने ये चिन्ह दिया था, मतलब गवर्नमेंट को चिन्ह दिया था, इसके एवज में उनको पैसे भी मिले थे अच्छे खासे, पता नहीं कितने पैसे मिले थे, उनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, ये तो मैं ही भूल गया, ठीक है। तो उन्होंने भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का जो चिन्ह था ना, जो साइन था, ये उन्होंने ही दिया था। देखो आप लोग इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर आपको दोनों ही तरीके का देखने को मिल रहा है, ठीक है, दो साइन देखने को मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश से। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय फल। देखो 2 बार आपके एग्जाम में फल आ चुका है, राष्ट्रीय फल कौन सा होता है? आम होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है आपका मैंगीफेरा इंडिका। फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है, सभी फलों का राजा कहा जाता है, आम को कहा जाता है, ठीक। ये कंप्लीट हो गया, आपका राष्ट्रीय फल हो गया। क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना, उसमें आपका इजी लेवल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, मीडियम लेवल थोड़े कम आएंगे, हार्ड लेवल के क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, इतना आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्योंकि आपका यूपी टेट का एग्जाम कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं, आप लोग पहले इस चीज को, डिफरेंस को सोचिए। उसके अलावा जो आगे सुपर टेट भी निकलेगा ना, वो भी इतना आपका इतना टफ नहीं आता। तो आप लोग पैनिक मत होइए, जो जो चीजें कराता जा रहा हूं उनको करते जाइए, ठीक। देखिए बात करें भारत के राष्ट्रीय पंचांग की, बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कैलेंडर भारत में उपयोग होने वाला पहला सरकारी सिविल कैलेंडर है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसके अंदर कि यह शक संवत पर आधारित होता है, ठीक है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। और चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना होता है। अगर आप लोगों को सभी महीने याद होंगे तो आप लोग बता देना, हमारी मम्मी को तो याद है, जैसे घर में हमारे जो बड़े होते हैं तो उनको इसी के नाम से याद होते हैं, चैत्र फागुन वगैरह इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग ये वाला होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। नीरज एकेडमी लव फ्रॉम यूपी सर, ठीक है। तो चलिए देखिए यूपी की बात आ गई, अब मैं आपके यूपी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको अब मैं एक एक करके कंप्लीट करवा देता हूं। अब आपके यूपी की बारी आ गई, हो सके तो मुझे 1 सेकंड का गैप दे दो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, ठीक। देखिए अब बात करते हैं यूपी की। अब यार सीटेट वालों का कोई रोल नहीं है, अगर कोई सीटेट का बच्चा हो, ये सिर्फ स्पेशली यूपी वालों के लिए। अब देखिए यूपी से संबंधित चीजें मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनते जाइए। देखिए उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, और उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी। अच्छा, उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर 2020 को। किससे अलग हुआ था? उत्तराखंड से अलग किया गया था उत्तर प्रदेश को, ठीक है, 9 नवंबर 2020 के अंदर। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता ही है क्या है, उसका नाम लखनऊ है, ठीक है, लखनपुरी कहा जाता है इसको। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह की बात करें, आपने देखा होगा राज्य चिन्ह, देखो इसके अंदर आपको ये जो 2 मछली आपको दिख रही है, एक मछली और ये दूसरी मछली, ये अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक है। इसमें जो आपको तीर दिख रहा है, ये देखो तीर दिख रहा है ना, तो ये तीर आपके हिंदू शासन मतलब ये राम जी का प्रतीक है, भगवान राम का प्रतीक है, जो आपको बीच में तीर दिख रहा है। और 3 तरंग लाइन जो आपको दिख रही है, देखो ये आपको दिख रही है ना, ये देखो ये, तो ये क्या है? ये गंगा यमुना बहाव का प्रतीक है आपकी, ठीक है। तो ये राज्य चिन्ह के बारे में आप लोग समझ गए, जो उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है वो आपका इस तरीके से देखने को मिलता है। तो तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है, उसका नाम है प्लास। इसका साइंटिफिक नेम चाहे आप लोग देख सकते हो, लेकिन राज्य पुष्प ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो प्लास आप लोग इसको देख लेना, ठीक। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है अशोक। और देखते उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस या फिर क्रोंच है, आपका राजकीय पक्षी सारस है, क्रोंच है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा है, ठीक। आगे देखते हैं। राज्य भाषा आप सभी को पता है हिंदी है। लोकसभा की सीटें 80 है, राज्यसभा की सीटें 31 है। बताओ विधानसभा की कितनी सीटें हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ विधानसभा की कितनी सीटें है, ठीक है। जिले 75 आप सभी को पता है। और उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक जो टच करता है जिला, वो आपका मध्य प्रदेश है, ठीक। आगे देखते हैं। हाँ, राष्ट्रीय चिन्ह चेंज करने की बात चल रही सर, देखो अभी हुआ तो नहीं है ना आगे देखिए। और सबसे कम टच करने वाला स्टेट कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। और सबसे ज्यादा राज्यों से टच करने वाला जिला कौन सा है? उसका नाम है सोनभद्र। 4 राज्यों से टच करता है सोनभद्र, एमपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से, ठीक। यहां तक समझ गए, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल से संबंधित बात करते हैं, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी, और सबसे कम क्षेत्रफल है हापुड़ का, और सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है प्रयागराज के अंदर। तो क्षेत्रफल आपका कंप्लीट हो गया। देखो जल्दी जल्दी करा रहा हूं आपको, ये उत्तर प्रदेश की जानकारी कर लेना, या जो भी नोट्स के अंदर आपको थोड़ी और डिटेल में दे रखी है उससे बाहर आपका उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, ठीक है।
उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग आपका गोंडवाना लैंड का भाग है और इसके तीन प्रमुख भाग होते हैं। कौन से? भाबर, तराई का क्षेत्र और दक्षिण के जो आपके पहाड़ पठार होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं झीलों के बारे में बात करते हैं। वैसे जितनी भी झीलें थी सभी मैंने आपको महत्वपूर्ण पिछली मैराथन में कंप्लीट कराई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की झीलें छुड़वा दी थी। क्यों? इस वाली वीडियो में कंप्लीट करनी थी। ओदोतिल झील, वाराणसी, बड़ाताल झील, सांजापुर, फूलर झील पीलीभीत के अंदर पड़ती है। ये तीन महत्वपूर्ण झीलें जो आपके लिए जानना जरूरी थी। अब बात करते हैं सर्वाधिक वनाच्छादित जिला, यानी सबसे ज्यादा वन किस जिले के अंदर है, तो वो है सोनभद्र के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान के कौन है? एक है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताओ फेमस, जो सबसे बड़ा और फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, क्या नाम है उसका? बता चुको आपको, बताओ। अगर घड़ियाल संरक्षण की बात करें तो दो देखने को मिलता है। एक तो आपका कुकरेल जो लखनऊ में, और एक आपका करतिनिया घाट जो आपका बहराइच में है। ठीक है, बताइए, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा गरीब व्यक्तियों की संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये बड़ी निराशा की बात है। और उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है सबसे ज्यादा? आपकी गौतम बुद्ध नगर की है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है। गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग कहां पर रहते हैं? बागपत में होते हैं। तो बागपत मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, यानी मेरा खुद का जिला कौन सा है? बागपत का है। ठीक है, मैं बागपत जिले का हूं, लेकिन वैसे रहता भी मैं दिल्ली में हूं। उत्तर प्रदेश में आय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो होता है आपका व्यापार टैक्स। आपका आय का सबसे बड़ा भाग होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर खनिजों की बात करें तो सबसे ज्यादा खनिजों के संदर्भ में कौन सा जिले के अंदर खनिज देखने को मिलते हैं? वो देखने को मिलते हैं मिर्जापुर के अंदर। ठीक है, कालीन भैया वाला जो मिर्जापुर है, वेब सीरीज जो है उसके अंदर। मिर्जापुर के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? बलुआ पत्थर देखने को मिलता है, आपका एस्बेस्टस पत्थर देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी, वेरी गुड भाई। आगे देखते हैं, प्रयागराज के अंदर क्या देखने को मिलते हैं? प्रयागराज के अंदर देखने को मिलता है सिलिका बालू। यूरेनियम और तांबा देखने को मिलता है ललितपुर में। चूना और कोयला के लिए फेमस है सोनभद्र। और एक जरूरी बात, जो अभ्रक होता है वो उत्तर प्रदेश में कभी कहीं पाया नहीं जाता। ठीक है, ये लाया जाता है इंपोर्ट करके, लेकिन कहीं नहीं पाया जाता। देखिए, अगर बात करें शिक्षा और राष्ट्रीय शोध संस्थान की, जो आपके उत्तर प्रदेश है, शुरुआत में जितने भी संस्थान हैं जो ऑल ओवर इंडिया के महत्वपूर्ण थे, सभी मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में बता दिए थे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश वाले की, कि राष्ट्रीय गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान आपका जायस में है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बरेली के अंदर है। भारतीय साग सब्जी संस्थान आपका वाराणसी के अंदर है। ठीक, जो आपका नॉलेज पार्क है वो आपका ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर के अंदर है। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ के अंदर है। ये हो गए। अब बात करते हैं नृत्य। देखो, जितने भी ऑल ओवर इंडिया के नृत्य है, जो सेकंड यूनिट हुई थी उसके अंदर सभी मैंने कंप्लीट करा दिए थे, जो जो फेमस लोक नृत्य थे। ठीक है, चाहे आपके कुचिपुड़ी हो, चाहे आपके ये ओबी हो, वो सभी करवा दिए थे, लेकिन यूपी के छुड़वा दिए थे, क्योंकि इस वाली में आपके यूपी करवाता हूं। ठीक है, वैसे आपको बता दिया था, कथक का आपको बता दिया था। ठीक, अब देखिए, नौटंकी भी मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा प्रचलित आपका उत्तर प्रदेश के अंदर होता है आपका बिरहा। या आपका पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायक की परंपरा है। आला, धुरिया, कार्तिक, राहुला ये आपका बुंदेलखंड के अंदर है। और चरकुला आपका ब्रिज क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक, आगे बात करते हैं। और रसिया आपका बिरजी और बरसन्ना के अंदर है। कर्मा आपका सोनभद्र के अंदर है। मल्हार कोरवी के अंदर है। और धोवार आपका पूर्वांचल के अंदर है। बात करें देवा की, तो देवा के अंदर आपका बाराबंकी है। बताओ देवा के अंदर, देवा कह रहा हूं, बाराबंकी के अंदर कौन सा मेला है, जो मैंने आपको बताया था। अब बात करें संगीत की, अगर बात करें तो अमीर खुसरो का नाम आपको पता होगा। ख्याल ज्ञान का विकास इन्होंने किया था। इनका जन्म हुआ था एटा के अंदर। तो जो सितार का जो आविष्कार करा था वो करा था अमीर खुसरो ने, सितार का आविष्कार करा था। ठीक, अमीर खुसरो के अलावा एक नाम आप लोग और याद करिए, हाजी सुल्तान का। तो खायली गायके के आगरा घराने की स्थापना किसने की थी? हाजी सुल्तान ने की थी। ठीक, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जनजातियों की, जो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है। देखो, शुरुआत के अंदर सारी जनजातियां मैंने आपको बता दी थी, जो जो हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर पड़ती है, और एक एक करके सभी महत्वपूर्ण आपको बता दी थी। ठीक है, मैंने उसके अंदर आपको गोंड बताया था, आपको कुंकी बताई थी, संथाल बताई थी, गारो बताई थी, पनियाल, इरोला बताई थी। तो सारी जनजाति बताई थी जो आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर पड़ती है। अब यूपी के अंदर अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण आपको थारू होती है, जो आपके यूपी के एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। जो थारू जनजाति होती है मैक्सिमम कहां पर देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। वैसे आपके नेपाल में भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। तो जो थारू जनजाति के लोग हैं वो दीपावली को शोक के रूप में, मतलब खुशी के रूप में नहीं, शोक के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति के लोग। ठीक, और
जगन्नाथी देवता की पूजा करते हैं और वर्षा ऋतु में वनहर त्योहार मनाते हैं। तो जनजाति से संबंधित जो जानकारी थी वो सभी मैंने आपको बता दी। ठीक, आगे देखते हैं दूसरी जनजाति है बन्नाओ। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति है, सबसे बड़ी थी थारू और सबसे छोटी थी बन्नाओ। उसके अलावा बात करें बुक्सा की, तो ये आपकी बिजनौर के अंदर पड़ती है और काशीपुर की चामुंडा देवी की लोग पूजा करते हैं, बुक्सा जनजाति के लोग, और पीपल वृक्ष की पूजा भी करते हैं। जो जो तीनों महत्वपूर्ण थी तीनों मैंने आपको बता दी। ठीक, अच्छा खरवा रह गया, ये आपकी मिर्जापुर के अंदर है, कर्मा नृत्य के इसके अंदर होता है, इसको भी आप लोग देख लेना। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका पूरा का पूरा अब मैंने करा दिया आपका कंप्लीट, आपका उत्तर प्रदेश और राष्ट्रपति को। आज आपके विटामिन और मतलब मोस्टली आपके साइंस से चैप्टर खत्म थे, तो मेरे अकॉर्डिंग अब आपकी जितनी भी ईवीएस थी वो मैंने पूरी कंप्लीट करा दी। जो मैंने आप लोगों से अपना प्रॉमिस किया था वो मैंने निभा दिया कि ईवीएस आपकी अलग अलग यूनिट के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा। सीडीपी ऑलरेडी मैंने परसों ही पूरी कंप्लीट करा दी, 2 चैप्टर मैंने बिल्कुल अलग अलग यूनिट के माध्यम से मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और हिंदी भी मैंने कंप्लीट करा दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने और सोशल साइंस आपको सीपी स्टडी पॉइंट पर आपको वो कंप्लीट मिल जाएगी, तो उस चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, एक यूनिट वहां पर बची हुई है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने अपना प्रॉमिस निभा दिया। मैंने कहा था कि आप लोग जितनी मेहनत करोगे तो मैं भी उतनी मेहनत करूंगा आपके एग्जाम को पास कराने के लिए। तो अब आप लोग सोचिए, जब आपके टीचर इतनी मेहनत कर रहा है तो इन एग्जाम को आप लोग अब भी खाली पास ही करोगे? सिंपल सा मुझे आप लोग एक जवाब दीजिए। इतनी पढ़ाई मैंने आप लोगों के लिए कराई है, इतनी चीजें आपने पढ़ी है, क्या अब भी सिर्फ पास होने तक आप लोग सीमित रहोगे? पास नहीं होना आपको, ठीक है, अपना स्कोर टॉप करना है आपको। और मैं चाहता हूं इस बार 140 प्लस भी कोई बच्चा लेकर आ जाए, और इतना लेकर आ जाएगा उसके पीछे मत पड़ जाना फेक है या इसने लीक करा दिया फलाना करा दिया। ठीक है, क्योंकि जितनी तैयारी इस बार आप लोग कर रहे हो ना, लेकर आ जाओगे। और प्लीज पास के चक्कर में मत पड़ना। ठीक, आगे सुपर टेट के बारे में कैसे तैयारी करनी है, कहां से करनी है, मैं बता दूंगा। आपको पता है मेरा पेपर निकल चुका है। केवीएस की मैं आपको बता दूंगा, केंद्रीय विद्यालय का वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग इस पेपर को निकालिए जो आपके लिए पहले पास करना जरूरी है। ठीक है, और कल तो हम लोग मिलेंगे 8 बजे। ठीक, 8 बजे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो लगभग आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो कल वाली क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है। कल ठीक 8 बजे वो वाली क्लास होने वाली है। ठीक 8 बजे आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाना। और कल हमारी और आपकी लास्ट क्लास रहेगी यूपी टेट की। सिर्फ यूपी टेट रहेगा कल की क्लास में, और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो कल हमारी और आपकी लास्ट क्लास है। तो फ्रेंड, जितना हो सके कल 8 बजे आप लोग आ जाना। कल मैं मैराथन कराऊंगा मैं आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन की। ठीक है, और देखिए जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना भी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि हमारा और आपका साथ सिर्फ यहाँ तक यूपी टेट वगैरह सी टेट वगैरह तक नहीं है, उसके आगे जो वैकेंसी निकलेगी, सुपर टेट निकले, केवीएस निकले, वहां तक भी मैं आप लोगों के लिए साथ रहूंगा। ठीक है, बशर्ते आप लोग मेहनत करते जाइए। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम लोग आगे तक जुड़े रहे। और देखिए वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके इसको लाइक कर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। जैसे उस बच्चे ने कहा सर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में 50 बच्चों को शेयर किया है, तो आप लोग भी कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बताइए आपका ईवीएस आपकी पूरी कंप्लीट हो गई या नहीं होगी? अब इनको मैराथन को पढ़ने के बाद आप लोग कहीं भी प्रैक्टिस सेट करिए, अपने कोई भी किताब खोलिए, आपको मैक्सिमम चीज आपको यही मैराथन क्लास से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आप लोग अपना मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। कल मिलेंगे हम ठीक 8 बजे। मैं भी अब खाना पीना खा लेता हूँ, आप लोग भी खाइए, आराम करिए, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पेपर तो आपका पास होकर रहेगा, इतना तो मुझे पता है। ठीक, बाकी नंबर कितने लाओगे मुझे तो बस आपके नंबर देखने हैं। जितनी मेहनत आप लोगों ने करी है ना, आप लोग पेपर को उड़ा कराने वाले हो, इस बार पास नहीं करोगे आप लोग। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं ठीक 8 बजे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन वाली सीरीज में। ठीक है, जितना हो सके अपने यार दोस्तों को ग्रुप को बता देना कि भाई कल 8 बजे सिलेक्टेड क्वेश्चन की होने वाली है, जितना हो सके वो भी जुड़ेंगे तो फायदा मंद रहेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट, टेक केयर।